यस, वेलकम बच्चा पार्टी। आई होप आप सारे बच्चे जबरदस्त होंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं आईटीसी का पूरा फास्ट ट्रैक मैराथन रिवीजन। जो बोलना है बोलो। यहाँ पे मैं आपका पूरा आईटीसी खत्म कर दूंगा। जो तकरीबन टाइम लगेगा वो 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास लगेगा। एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा आईटीसी आपको दे दिया जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये मैं चार्ट बुक से पढ़ाऊंगा, बट अगेन आई एडवाइज यू कि भैया चार्ट खत्म होने के बाद में आपने इसके क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि ये चैप्टर कम से कम 6 से 8 मार्क का वेटेज लेके चलता है। कम से कम 6 से 8 मार्क का वेटेज आईटीसी का आपको मिलेगा। ठीक है, चलो भैया। इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम से ही समझ में आता है, इनपुट टैक्स जो है उसका आपको क्रेडिट मिलता है। बहुत सारे बच्चे इसके कॉन्सेप्ट से जो बेसिक है उससे ही रूबरू नहीं होते, इसलिए फिर आईटीसी में दिक्कत जाती है। आईटीसी अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ो तो बहुत सिंपल चैप्टर है। इसको जबरदस्ती का मतलब भाव दिया जा रहा है। देखो, सिंपल सी बात करते हैं भैया। एक आदमी है, ये एक सप्लायर है, ठीक है। ये सप्लायर ने किसी को गुड्स या सर्विस दिया मिस्टर रामू को, ठीक है। अब मिस्टर रामू ने क्या किया, इसको वैल्यू दिया गुड्स का प्लस जीएसटी पे कराऊंगा। लेट अस अज्यूम ये वैल्यू ऑफ गुड्स है 1 लाख रुपए और 18,000 रुपए का उस पर जीएसटी लग गया, तो ये है टोटल 1,18,000 रुपए। ठीक है। सप्लायर ने रामू को गुड्स या सर्विस दिया, रामू ने सप्लायर को दिया वैल्यू ऑफ सर्विस या वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस उस पर 18% का जीएसटी दिया है। क्लियर है? ओके। अब ये रामू क्या करेगा, ये गुड्स का रामू ये गुड्स का क्या करेगा बताइए मेरे को। रामू ये गुड्स आइदर खुद कंज्यूम करेगा या फिर इसको किसी और को बेचेगा। अपन मान के चल लेते हैं कि भैया रामू का मैन्युफैक्चरिंग का काम है और रामू इससे कुछ मैन्युफैक्चर करने वाला है। रामू इससे क्या करने वाला है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। और जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद गुड्स है उसको बेचने वाला है मार्केट में किसी भी बंदे को मार्केट में बेचेगा। लेट अस अज्यूम मिस्टर ए को बेचा, ठीक है। अब ए ने रामू को कुछ जीएसटी दिया है। रामू जो भी ये वैल्यू देगा ए प्लस जीएसटी देगा। अपन मान के चल लेते हैं कि जीएसटी ए ने जो रामू को दिया है वो है 40,000 रुपए का जीएसटी है। 40 छोड़ दो, 36,000 रुपए का जीएसटी है। 2 लाख रुपए की सर्विसेज है, ठीक है। प्रोसेस देख लो एक बार पूरा का पूरा। रामू ने कुछ गुड्स खरीदे जो उसके रॉ मटेरियल थे, उस पर कुछ प्रोसेस कैरी आउट करी है और उस प्रोसेस्ड गुड्स को बाद में इसने मिस्टर ए को मार्केट के अंदर बेच दिया, जिसको 2 लाख रुपए में बेचा, 36,000 का जीएसटी कलेक्ट करा। अब ये जो रामू मिस्टर ए को बेच रहा है इसको कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। इसको क्या कहते हैं, आउटवर्ड सप्लाई। और ये आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी उसने कलेक्ट कर रखा है उस जीएसटी को कहते हैं आउटपुट टैक्स। उस जीएसटी को क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। बेसिकली बात करें आउटपुट टैक्स मतलब वो टैक्स जो आप अपने सेल पे कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो, बराबर है। अब ये टैक्स रामू को 36,000 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। हाँ जी, आउटपुट टैक्स इसको पे करना है। अब रामू गवर्नमेंट को 36,000 पे करने वाला है, बट रामू गवर्नमेंट के पास गया, प्रॉपर ऑफिसर के पास, और उसको क्या बोला, भैया ये जो मैंने बेचा है ना 2 लाख रुपए का, इसके लिए मेरे को 1 लाख रुपए का सामान खरीदना पड़ा और उस 1 लाख पे मैंने मेरे सप्लायर को जीएसटी पे कर दिया है। इस सप्लायर ने तुमको 18,000 मेरे बिहाफ पे जमा कर दिए गए हैं, तो भाई ये 18,000 का मेरे को क्रेडिट दे दो और बचा हुआ 18,000 मैं आपको कैश में पे कर देता हूं। समझ रहे हो बात? हाँ जी। तो ये जो 18,000 था मेरा, ये था इनपुट टैक्स और उसका मेरे को मिला क्रेडिट, इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक बार ये पूरी पूरी सीन देख लीजिए। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक बार आप इसको फुल स्क्रीन करके पूरा का पूरा लिख लीजिए। इस पे ही पूरी की पूरी बुनियाद ठहरी है अपने आईटीसी की। तो लिख लीजिए, शर्माइए मत, पैसा नहीं लगेगा एक्स्ट्रा का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। नहीं लिखा होगा तो आप नलायक हो 1 नंबर के। चलो भैया देखो, अब क्या क्या डेफिनेशंस की बात आती है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब डेफिनेशंस की बात आती है, जो डेफिनेशंस आपको चार्ट बुक में दे रखी होगी। आप अगर चार्ट बुक के पेज नंबर 20 पे चले जाओगे, 19 पे, तो आपको चार्ट बुक में डेफिनेशन दे रखी है। ये जो इनपुट मिलता है, ये जो इनवर्ट सप्लाई अपन ले रहे हैं, इनवर्ट सप्लाई किस किस चीज का ले सकते हैं,
सर अपन ले सकते कुछ इनपुट्स, नहीं नहीं इनपुट्स मत बोलो सर, अपन ले सकते कुछ गुड्स या अपन ले सकते कुछ सर्विसेज, बराबर है। ये सर्विसेज मैं ले रहा हूं, इसलिए इन सर्विसेज का नाम है इनपुट सर्विसेज। और ये गुड्स मैं ले रहा हूं, अब हो सकता है गुड्स में दो टाइप के गुड्स मैं ले सकता हूं। एक है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है भैया? ऐसे गुड्स जिसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर रहे हो, हाँ या ना? हाँ, और इस पे अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स अगर याद होगा तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन और जीएसटी के आईटीसी का संबंध बताया था, इस पे वापस चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। और दूसरा, ऐसे कुछ गुड्स है जो कैपिटल गुड्स नहीं है, उसको कैपिटल मतलब कैपिटलाइज नहीं कर रहे बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस लिख के रख दे, साल भर में यूज करेंगे, खत्म। जैसे रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल को कोई झंडू बाम कैपिटलाइज करता है? नहीं करता है, फिर क्या करता है? उसको बोलते हैं इनपुट्स। उसको क्या बोलते हैं? इनपुट्स। तो बेसिकली तीन चीज है जिनका अपने को आईटीसी मिलता है। काय का आईटीसी? ये आईटीसी मिलता है, आईटीसी मिलता है, ये क्या होता है भाई? अरे भैया, जो आप खरीद रहे हो उससे कुछ बनाने के लिए या किसी और सर्विस का सप्लाई देने के लिए, आउटवर्ड के लिए समझो, बाहर बाहर आउटगोइंग सर्विसेज या गुड्स के लिए जो अपने को इनकमिंग लग रहा है, इनकमिंग पे हमने जीएसटी पे करा होगा, हाँ, उस इनकमिंग गुड्स या सर्विसेज पे जो हमने जीएसटी पे करा है उसका क्रेडिट हमको मिलता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब मैंने कोई आउटवर्ड सेल करा, आउटवर्ड सप्लाई करा, तो डिपार्टमेंट उस पे जो मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा, डिपार्टमेंट मेरे को बोलता भैया प्रणव तूने 36,000 का जीएसटी कलेक्ट करा, तू ये हमको लाके दे दे। तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा मुन्ना, ये जो 36,000 का मैंने जीएसटी कलेक्ट करा है ना, ये जो सेल करा है जिसमें मैंने 36,000 का जीएसटी कलेक्ट करा है, इस सेल करने के लिए मैंने कुछ इनपुट्स यूज करे हैं, कुछ इनपुट सर्विसेज ली है, हाँ जी, कुछ कैपिटल गुड्स भी इसमें यूज हुए हैं, हाँ जी, तो इस पे का क्रेडिट मेरे को मुन्ना दे दे, दे दे, क्योंकि ये जीएसटी तेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। कैसे आया? मैंने सप्लायर को दिया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया। सर सप्लायर तो आप हो, अबे जिसने मेरे को सप्लाई करा वो मेरा सप्लायर, मैं जो गुड्स आगे सप्लाई कर रहा हूं उसके लिए मैं सप्लायर हूं, समझे बात? हाँ जी। तो ये आ जाती है बात। तो भैया यहाँ पे तीन चीजों की डेफिनेशन। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर रखे हैं। इनपुट्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो इनपुट्स है, मतलब जिसको आपने कैपिटलाइज नहीं करा है। इनपुट सर्विसेज मतलब जो सर्विसेज आप ले रहे हो कुछ आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में जो सर्विसेज आप ले रहे हो, ठीक है, ओके। अब आईटीसी कौन से चीजों पे मिलता है? आईटीसी उन्हीं चीजों का मिलता है अगर आप ये गुड्स या सर्विसेज को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। मान के चल लो ये जो एसी लगा है, ये एसी यूज हो रहा है आपको सर्विसेज देने के लिए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एसी से मैं ठंडा हो रहा हूं, तब जाके मेरा दिमाग शांत रह रहा है, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट याद है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नहीं तो क्या होगा, मैं बोलूंगा कुछ और, सोचूंगा कुछ और, समझूंगा कुछ और, बहुत गर्मी है, समझ रहे हो बात? हाँ जी। तो ये एसी, सर क्या ये एसी पूरा का पूरा हमारे मत्थे मंडोंगे? नहीं भाई, इसका मैं क्रेडिट बुक कर लूंगा और इसको 5 साल तक यूज करना है, इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल की डिटरमाइन करी गई है, इस पे चर्चा आगे अपन करेंगे। डन है बात? ओके। देखो भाई, क्या क्या डेफिनेशन है। कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करे हैं और इसको अपन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। इनपुट्स मतलब कैपिटल गुड्स के अलावा बाकी गुड्स जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। इनपुट सर्विसेज मतलब एनी सर्विस यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन हिज ओन बिजनेस। इनपुट टैक्स मतलब क्या होता है? इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दो, जो हमने परचेस करा है, जो हमने परचेस करा है उस पर का जीएसटी इनपुट टैक्स होता है और उसी का अपने को क्रेडिट मिलता है। अब समझिए एक बात को, जो मैं परचेस कर रहा हूं, मतलब कोई सप्लायर है मैं रेसिपिएंट हूं, हाँ, सप्लायर है मैं रेसिपिएंट हूं, उस पे हो सकता है मैंने फॉरवर्ड चार्ज में भरा है, मैंने सप्लायर को पैसा दिया, सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया। दूसरा केस, मैंने जो आरसीएम के अंदर जो मैंने जीएसटी भर रखा है वो भी मेरे इनवर्ड सप्लाई का है, वो भी मेरा इनपुट टैक्स है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, बोलते हैं सर आरसीएम वाला आपके इनपुट टैक्स में कैसे आएगा, आपने तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया था। अरे गवर्नमेंट को सिर्फ आउटपुट टैक्स नहीं देते हैं, मैंने आपको बचपन में भी सिखाया है कि गवर्नमेंट को हम दो टाइप के टैक्सेस देते हैं, एक जो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो, और दूसरा जो हमको आरसीएम में देना है वो भी। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के मदद से समझाता हूं। देखो भाई, अब ये है सप्लायर, ये हूं मैं प्रणव चांडक,
अब मैंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला लिया सिस्टम, तो मैं सप्लायर को क्या दूंगा, वैल्यू प्लस जीएसटी दूंगा। हाँ जी, ये जो जीएसटी मैंने दे रखा है इसका मैं क्रेडिट बुक कर लूंगा। यस, क्योंकि मैंने यहां पे सर्विस या गुड्स लिए है ना, मैं रेसिपिएंट हूं। सेकेंड केस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं। एक सप्लायर है, उसने मेरे को गुड्स या सर्विस दी है, पर मैंने सप्लायर को सिर्फ क्या दिया है, वैल्यू दिया है। क्यों? क्योंकि इस पे का जो जीएसटी है मेरे को डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना है, आरसीएम एप्लीकेबल है, आरसीएम एप्लीकेबल है, मेरे को डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी देना है। अब मैंने क्या बोला, भैया ये जो जीएसटी है ना मेरा इनपुट टैक्स नहीं है। काहे को नहीं है इनपुट टैक्स? मैंने इनपुट ही है ना, इनवर्ट सर्विसेज ही है, गुड्स या सर्विस लिया है। सर पर जीएसटी तो तुमने गवर्नमेंट को दिया। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चार्ज हो रिवर्स चार्ज हो, अगर जीएसटी आपके इनपुट सप्लाई पे है या इनवर्ट सप्लाई पे है तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, वो आपके लिए इनपुट सर्विस या इनपुट गुड्स रहेंगे। एम आई क्लियर? हाँ जी। तो इनपुट टैक्स में आरसीएम वाला टैक्स भी आता है अगर आप उसके रेसिपिएंट हो, अगर आपने खरीदा है तो। क्लियर बात है? हाँ, याद रखो। देखो मैंने आपको कुछ गुड्स बेचे, मतलब ये आपका क्या हो गया, इनपुट टैक्स हुआ ना। आपने मेरे को जीएसटी दिया, आप मेरे को दो कि गवर्नमेंट को दो, दिया तो आपने ही है। हाँ, ये जो जीएसटी है चाहे इस पे फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है चाहे इस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है, आप इसका क्रेडिट बुक कर पाओगे। समझे बात को? हाँ जी। आरसीएम वाला जो हम जीएसटी गवर्नमेंट को पे करते हैं वो अपना आउटवर्ड टैक्स नहीं है, हमने कोई आउटवर्ड सप्लाई करके वो जीएसटी नहीं लिया किसी से। यहां तो हमारी किस्मत खराब थी, आरसीएम एप्लीकेबल था, इसलिए मेरे को गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ा। क्लियर बात? अच्छा, इसके अलावा भी क्लियर नहीं है तो रेगुलर लेक्चर्स, ठीक है। हाँ, तो इनपुट टैक्स में क्या आता, इनपुट जीएसटी चार्ज ऑन एनी परचेसेस फॉर बिजनेस एंड इंक्लूड्स आईजीएसटी चार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड्स। अगर मैंने गुड्स को इंपोर्ट करा, अगर मैं गुड्स को इंपोर्ट कर रहा हूं तो इंपोर्ट के केस में बीसीडी और आईजीएसटी दोनों लगता है, तो आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। बट यहां पे मैंने लिख दिया है बीसीडी नहीं आएगा, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट आप जीएसटी में नहीं ले सकते। वेरी ऑब्वियस है, दिमाग थोड़ा भी होगा तो पक्का पता है। 9394 में जो सीजीएसटी एसजीएसटी है उसका क्रेडिट आरसीएम वाला, 5354 आरसीएम वाला आईजीएसटी का, और यूटीजीएसटी अगर कुछ भरा होगा तो वो भी आरसीएम वाला। मतलब बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स किसको कवर करता है, आरसीएम को। बट 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 डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन आदमी का आईटीसी के साथ कोई संबंध नहीं है। कंपोजिशन स्कीम वाले का क्या लफड़ा होता है, कंपोजिशन स्कीम वाले का क्या लफड़ा होता है, ये है कंपोजिशन डीलर, ये कंपोजिशन डीलर है, ठीक है। ये जो सप्लाई करता है या ये जो रिसीव करता है, जो रिसीव कर रहा, अरे कोई आदमी, जैसे मान लो मैं कंपोजिशन डीलर हूं, अगर मैं आपको कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा तो सारा शहर जानता है कि मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। कंपोजिशन डीलर अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, उसको अपने जेब से 1% या 5% का जीएसटी पे करना पड़ता। कंपोजिशन डीलर जीएसटी इनवॉइस नहीं देता, बिल ऑफ सप्लाई देता, सारा शहर जानता है। अब मैं कंपोजिशन डीलर हूं, ठीक है, मैंने आपको बेचा, आपको क्रेडिट मिल ही नहीं सकता क्योंकि आपने जीएसटी पे ही नहीं करा। पहली बात क्लियर है। दूसरा, मैंने एक कोई सप्लायर है, ये कौन सा सप्लायर है, ये नॉर्मल वाला है, ये नॉर्मल वाला सप्लायर है, उसने मेरे को गुड्स बेचे। जैसे मान लो मैं कंपोजिशन डीलर हूं और मैंने ये एसी ले रखा है, किससे, नॉर्मल सप्लायर से, तो उसने जो मेरे को एसी बेचा वो आदमी नॉर्मल सप्लायर है, तो वो तो मेरे से जीएसटी कलेक्ट करेगा। हाँ, बट क्योंकि मैं कंपोजिशन डीलर हूं और मैंने सप्लायर को जीएसटी पे करा है, मेरा आईटीसी से कोई वास्ता नहीं है। कंपोजिशन डीलर दिखा, आईटीसी ना लेगा ना, कंपोजिशन डीलर के इनवॉइस पे आईटीसी मिल सकता है क्योंकि कंपोजिशन डीलर कभी जीएसटी कलेक्ट कर ही नहीं सकता। बराबर क्या बात? हाँ जी, कंपोजिशन डीलर आईटीसी का 36 का आंकड़ा है, डन है, बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी और कंपोजिशन स्कीम। आउटपुट टैक्स मतलब क्या होता है, आउटपुट टैक्स मतलब वो टैक्स जो आपने अपने सेल पे, आउटवर्ड सप्लाई पे कलेक्ट किया है और जो आपको गवर्नमेंट को भरना है। सर गवर्नमेंट को भरना है, सर गवर्नमेंट को एक और टैक्स भरना है, कौन सा, आरसीएम वाला। वो आउटवर्ड सप्लाई पे क्या, वो सेल पे है क्या? नहीं, वो परचेस पे है।
आपने कुछ परचेस करा, बट आपके सर पे मत्थे पे मार दी गई है 9(3) की जिम्मेदारी कि भैया तू ही टैक्स भरेगा। तो लिखा है कि आरसीएम वाला टैक्स आउटवर्ड सप्लाई में नहीं आता क्योंकि ये इनवर्ड टैक्स में आता है। ठीक है, ओके। अब एक और बात होती है जीरो रेटेड की। जीरो रेटेड में क्या आते हैं? दो, एक्सपोर्ट और एसईजेड। एक्सपोर्ट और एसईजेड जीरो रेटेड में आते हैं। ये है तो जीरो रेटेड, मतलब इस पे आउटवर्ड जो रहेगा ना उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट जो इनवर्ड है उसका क्रेडिट मिलता है। इस पे अपन चर्चा करेंगे बाद में, इस पे अपन चर्चा करेंगे। याद रखना जीरो रेटेड में दो चीजें आती है, एक्सपोर्ट एसईजेड। एक्सपोर्ट एसईजेड, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी उसको जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा, या फिर आप एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को सप्लाई कर रहे हो। मैंने एक्सपोर्ट करा, वो जीरो रेटेड है। ठीक है। दूसरा, मैंने एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को सप्लाई करा, वो भी जीरो रेटेड है। अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं ना, तो जो बंदा है उससे मैं जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो सर्विस रेसिपिएंट है वो इंडिया के बाहर है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, और वो देने वाला है फॉरेन एक्सचेंज। और आप जानते हो कैसी जीभ लपलपाई, गवर्नमेंट क्या बोलती है? फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है। यस 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 यस। सेकेंडली, अगर सेल्स डेवलपर है या सेल्स का यूनिट है, उसको मैं कोई सर्विस दे रहा हूं, उसको मैं कोई गुड सप्लाई कर रहा हूं, तो सेल्स वाले से भी मेरे को जीएसटी नहीं लेना है, क्योंकि वो बंदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता। इससे ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। जीरो रेटेड में क्या आती है? दो चीजें, एक आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और दूसरा आता है सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट। क्लियर बात है? ओके। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या आता है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब क्या है, इसको देखो अपन कॉमन सेंस से पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारना है। एक्सपोर्ट, विदाई हो रही है, इंडिया के बाहर जा रहा है, सर्विस। देने वाला कहाँ होगा? इंडिया में होगा। लेने वाला कहाँ होगा? इंडिया के बाहर होगा। बराबर है? बराबर के नहीं है? सप्लायर कहाँ है? सप्लायर कहाँ है बोलो? इंडिया के अंदर। रेसिपिएंट कहाँ है? इंडिया के बाहर। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आ रहा है? जो अपन प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे ना, वो आना चाहिए इंडिया के बाहर। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ गया तो भैया लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में। इंडिया में है, इंटरनेशनल हुआ ही नहीं है, एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर आना चाहिए। और ये जो सर्विस है इसका पैसा जो है ये फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। प्लस याद रखना, एक्सपोर्ट के अंदर अपनी फॉरेन ब्रांच, आपकी जो फॉरेन ब्रांच है उसको करा तो नहीं आता। अपनी फॉरेन ब्रांच नहीं आती, मतलब मैं इंडिया में हूं, दुबई में मेरी एक ब्रांच है, ठीक है, मैं सप्लायर हो गया। जो रेसिपिएंट है वो कौन है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से। डिस्टिंक्ट पर्सन की एस्टैब्लिशमेंट मतलब, अरे मेरी ही ब्रांच है इंडिया के बाहर, दुबई में ब्रांच है मेरी, मैं इंडिया में हूं, मैंने अपनी ब्रांच को सर्विस दिया, बोले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, वाह 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 वाह, जीएसटी मत लगेगा। पागल है क्या भाई? लगेगा जीएसटी, लगेगा जीएसटी। समझे बात को? तो अगर सप्लायर और रेसिपिएंट आर मेयरली एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एंटिटीज या डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वो केस में एक्सपोर्ट नहीं रहेगा। तो क्या बोलता है यहां पे कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आर नॉट मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये एक सेम आदमी की, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अलग अलग लोग क्या? अरे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी मेरा नंबर अलग है, उनका नंबर अलग है, वो कहीं बाहर रहते हैं, तो इनको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे, बट ऐसा एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। समझे बात? दे शुड नॉट बी मेयरली एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर मैं और मेरी फॉरेन की ब्रांच है, मैंने अपने फॉरेन की ब्रांच को कोई सर्विसेज दिया है, तो उसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? बिकॉज मैं और मेरी जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, वी आर अ ब्रांच, वी आर मेयरली एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है? जिनका नंबर अलग है बट आदमी सेम है। प्रणव चांडक महाराष्ट्र का, प्रणव चांडक गुजरात में जो क्लासेस है, दोनों अलग अलग है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ऐसा रहा तो नहीं चलता, उसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। समझे बात? हाँ जी। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एक काम आता है। प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या आता है? क्यों सर ये काम का है? ये काम का है, आगे याद रखना, ये आगे अपन जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, तब प्लांट एंड मशीनरी बहुत काम का आएगा। आईटीसी के अंदर मिलता नहीं मिलता, प्लांट एंड मशीनरी बहुत काम का आएगा। प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या आते हैं? एपैरेटस, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज फिक्स्ड टू अर्थ, जो आपने जमीन के अंदर खुदवा के रखी है बाय फाउंडेशन क्रिएट करके, या फिर कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट देके। जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, उसको खड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि जब वो चलती है तो बहुत बड़ा वाइब्रेशन क्रिएट होता है,
हिल जाएंगी, गिर जाएंगी, डूब जाएंगी, तो आपको क्या करना पड़ता, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना पड़ता। तो मशीन में क्या आता, वो मशीन तो आती ही है, साथ में जो उसका फाउंडेशन है, जो उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, वो भी मशीन में आता। याद रखना, मशीन में सिर्फ मशीन नहीं आती, मशीन का जो सपोर्ट है, मशीन का जो फाउंडेशन है, वो भी मशीन में आता। क्लियर है बात? हाँ, बट क्या क्या नहीं आता, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आती मशीन में, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आती, कोई सिविल स्ट्रक्चर नहीं आता, ठीक है, पाइपलाइन जो फैक्ट्री के बाहर है वो नहीं आती, और टेलीकम्युनिकेशन टावर ये मशीन में नहीं आते, ये मशीन में नहीं आते, बिल्डिंग नहीं आती, सिविल स्ट्रक्चर नहीं आता, फैक्ट्री के बाहर की पाइपलाइन मशीन नहीं आती, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स मशीन में नहीं आते। और हमको बताया गया है कि प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलेगा, और ये चारों लोग प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते, मतलब इनका आईटीसी नहीं मिलता, इनका आईटीसी नहीं मिलता, ये लिख के रख दो। और एक बार मैं चाहता हूं आप एक बार जल्दी से एक्सपोर्ट का पढ़ लो भाटके से, वीडियो पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है भाई, मतलब बहुत सारी बैचेस चल रही है, टाइम नहीं है, तो वीडियो पॉज करके पढ़ लो, मैं रुकता नहीं हूं, मैं आगे चलता हूं, आप इसको पॉज करके अपने टाइम के हिसाब से पढ़ लीजिए। कॉफी ला देना, ठीक, देखो, चलो अब ये छोड़ देते हैं, सीधा आ जाते हैं सेक्शन 16 पे। 16, 17, 18 आपके लिए रेलेवेंट है, 19, 20, 21 अभी सीए वालों को लिए है, सीएमए वालों को है तो उसका अलग से वीडियो सीएमए वालों के लिए आएगा। अभी मैं वो चीज पढ़ा रहा हूं जो पूरा का पूरा कॉमन है, ठीक है। सेक्शन 16, कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। भैया क्या कंडीशंस है, आपको आईटीसी लेना है तो क्या क्या कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेगी। पहली बात तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है वो क्रेडिट ले ही नहीं सकता। मतलब अगर मान के चल लो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो मैंने जो सर्विसेज ले रखी है या मैंने जो गुड्स खरीदे हैं उन पे जो जीएसटी लगा है, जो मैंने सप्लायर को पे करा है, उसका क्रेडिट मैं बुक कर सकता हूं। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं तो मैं क्रेडिट बुक नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज, भैया ये जो मैंने गुड्स लिए हैं, अब मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं बट मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ गुड्स या सर्विसेज ली है, या मान के चलो जैसे मैंने अपने घर के लिए एसी ले रखा है, तो घर के लिए एसी ले रखा है तो ऑब्वियसली उसका मैं अपने बिजनेस अकाउंट से पेमेंट नहीं कर सकता हूं, करंट अकाउंट से, हाँ जी, तो फिर इन दैट केस उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड पर्सन प्लस जो बिजनेस पर्पस के लिए है उसका ही आपको क्रेडिट मिलेगा। थर्ड चीज, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। मैं इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं आपको कैसे होता है। टैक्स पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, नो आईटीसी, आईटीसी नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड पर्सन होना प्लस बिजनेस के लिए यूज करे हुआ है तो ही क्रेडिट मिलेगा, नॉन बिजनेस के लिए यूज करे हुआ है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब क्रेडिट मिलेगा किस बेसिस पे क्रेडिट मिलेगा, मेरे पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, हाँ जी, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूं कि भैया मैंने कुछ परचेस करा है, मेरे को क्रेडिट दे दो, ऐसे क्रेडिट थोड़ी मिलता, उसके लिए आपके पास बिल होना, वो जो आपका सप्लायर है उसने आपको बिल इशू करा है ना, उस बिल के बेसिस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। मतलब टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे ले सकते हो या डेबिट नोट के बेसिस पे ले सकते हो। अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करवा रहे हो तो कस्टम्स में बिल्टी मिलती है, बिल मिलता है, बिल्टी मिलती है, उसके बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। अगर आप आरसीएम वाले हो तो आरसीएम के केस में आपको इनवॉइस तो मिलेगा नहीं, तो वहां पे सेल्फ इनवॉइसिंग का प्रोविजन है। आरसीएम में आगे वाला आपसे जीएसटी लेगा ही नहीं तो आपको टैक्स इनवॉइस क्यों देगा, जीएसटी तो मैं खुद भर रहा हूं गवर्नमेंट को, तो वो केस में सेल्फ इनवॉइसिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये पूरी चीज समझो कि होता कैसे है, होता कैसे इसको समझते हैं। एक सप्लायर है, मैं हूं रेसिपिएंट, ठीक है, मिस्टर प्रणव चांडक। अब मैंने सप्लायर को क्या दिया, वैल्यू दी प्लस जीएसटी दिया, कितने का, 18,000 का। मैं आपको पूरी की पूरी कंडीशंस ऑलमोस्ट सब साथ साथ में एक साथ बता दे रहा हूं। अब आईटीसी कौन लेना चाहेगा, रेसिपिएंट लेना चाहेगा आईटीसी, हाँ, तो उसके लिए क्या क्या चीजें है, ये आईटीसी रेसिपिएंट लेना चाहेगा तो पहली बात रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरा, उसने जो गुड्स यूज करे हैं ये उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। तीसरा, उसके पास इनवॉइस होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट ले सकता है। चौथी चीज, अब होता क्या है, जब आप सप्लायर हो तो सप्लायर ने मेरे से जीएसटी ले रखा है,
तो सप्लायर भरेगा अपना GSTR1, जीएसटी का रिटर्न 1 भरता है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब सप्लायर जो GSTR1 भरेगा उसके GSTR1 से मेरे GSTR2A में रिफ्लेक्ट होता है। हाँ जी, सप्लायर के GSTR1 से रेसिपिएंट के GSTR2A में रिफ्लेक्ट होता है, और अगर GSTR2A में रिफ्लेक्ट हुआ उसी के बेसिस पे मैं अपना ITC ले सकता हूं। अगर मान लो सप्लायर ने भरा ही नहीं गवर्नमेंट को जीएसटी, तो मेरे को उसके GSTR1 में आया ही नहीं, उसने दिखाया नहीं सेल करा उसने मेरे को, तो जीएसटी काय को भरेंगे गवर्नमेंट को, उसने दिखाया नहीं सेल करा। तो भैया उसने अगर उसके GSTR1 में नहीं दिखाया तो मेरे GSTR2 में नहीं आएगा। GSTR2A में GSTR2A जो है ये आपके परचेसेस का होता है, और GSTR1 आपके सेल्स का होता है। अब बेचा किसने? सप्लायर ने बेचा, सप्लायर ने मेरे को बेचा, तो उसने GSTR1 भरना है, उसके GSTR1 से मेरे 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। समझे? ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। सर मेरे पास इनवॉइस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस इनवॉइस का, ये इनवॉइस आपके पास है पर आपके GSTR2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि सप्लायर ने GSTR1 नहीं भरा, तो ये इनवॉइस को रद्दी मान लो। डन बात? ओके। अगर सप्लायर ने अपना GSTR1 भरा है, मतलब सप्लायर ने अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, टैक्स पेड है गवर्नमेंट को, सप्लायर टैक्स पे करेगा तभी मेरे को क्रेडिट मिलेगा। नहीं तो सोचो ना, गवर्नमेंट को जीएसटी सप्लायर ने पे ही नहीं करा और मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं भैया मैंने सप्लायर को पे कर दिया है, उस सप्लायर ने तुमको दे दिया है, तुम मेरे को आईटीसी दे दो। गवर्नमेंट बोलेगी अबे पागल, तेरे सप्लायर तेरे को चूना लगा के गया। तो अगर सप्लायर जीएसटी नहीं पे कर रहा तो भैया आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये प्रोविजन मालूम है क्यों लाया है? कि ताकि जो सप्लायर लोग हैं वो ईमानदारी से टैक्स पे करें, और अगर सप्लायर लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते तो रेसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक कर दो, क्रेडिट रोक दो। अब एज अ रेसिपिएंट सोचो, एज अ रेसिपिएंट आप किस सप्लायर के पास जाओगे? क्योंकि आपके बिजनेस के लिए आप ले रहे हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आप ऐसे सप्लायर्स के पास जाओगे जो जेन्युइन है, जो खुद जीएसटी पे कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर उसने जीएसटी पे नहीं करा तो अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा आप उसकी छाती पे जाके बैठोगे। जैसे मैंने अभी गाड़ी के टायर्स लगवाए थे, ठीक है ना, उसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिला, मैंने वो सप्लायर को पागल कर दिया, ओ भैया तुमने GSTR1 में डाला नहीं क्या, ये सेल रिकॉर्ड नहीं करा क्या, करा नहीं क्या। वो बोलता है भैया करता हूं, रुक जाओ भूल गया था। ऐसा ही, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि GSTR1 ये तो सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई का ये है, स्टेटमेंट ऑफ सेल्स है, उसने स्टेटमेंट में दिखा दिया कि प्रणव चांडक को उसने सप्लाई करा है, बट उसने अपना GSTR3B फाइल नहीं किया, तो क्या होगा? उसने अपना GSTR3B फाइल नहीं किया तो क्या होगा? समझिए बात को। GSTR1 भर दिया, उसके 1 के बेसिस पे मेरे 2A में ऑटो पॉपुलेट हो गया, और GSTR1 थोड़ी, इसमें GSTR1 में टैक्स नहीं भरना पड़ता, GSTR1 में अपने को सिर्फ अपना सेल्स का डिटेल्स देना पड़ता है, ठीक है ना। तो GSTR1 में सेल्स की डिटेल दे दिया, जो मेरा सप्लायर है उसने बोल दिया कि उसने प्रणव चांडक को बेचा है, उसके GSTR1 से मेरे 2A में ऑटो पॉपुलेट हो गया, मैंने क्रेडिट बुक कर लिया, ठीक है। बट जब जीएसटी भरने की बारी आई उसने GSTR3B फाइल ही नहीं करा, तो अगर उसने अपना GSTR3B फाइल नहीं करा तो भी आपका ये जो आपने आईटीसी बुक कर लिया है, आपने आईटीसी ले लिया है, इसको आपको रिवर्स करना पड़ता। ये बातें हो गई सप्लायर से रिलेटेड। अब रेसिपिएंट को भी कुछ बातें बोल रखी है। रेसिपिएंट को बोला है भैया तूने अपने सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए, कितने दिन में? 180 डेज में, 180 दिन में तू पेमेंट कर दे अपने सप्लायर को। मतलब जैसे ही मैंने गुड्स खरीदे, लोग पहले घर पे आने के बाद जैसे ही गुड्स खरीदते ना पहले आईटीसी बुक करवाते, नहाना धोना बाद में, बोले सब पहले तो आईटीसी बुक करेंगे, ठीक है। जैसे ही खरीदा आईटीसी बुक कर लिया, मतलब यार उसके 1 से मेरे 2A में ऑटो पॉपुलेट होके मैंने आईटीसी बुक कर लिया, मेरे पास टाइम कितना है? 180 दिन का। मैंने बोला ठीक है 2 महीने में दे दूंगा, पर मैंने 180 दिन तक पैसा नहीं दिया, पर मैं क्रेडिट ले चुका हूं ऑलरेडी। तो बोलते हैं अगर आपने 180 दिन तक पेमेंट नहीं करा तो आपने जो आईटीसी लिया है
उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आपको इसमें इंटरेस्ट भी लगेगा, आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, प्लस आपको इसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। 180 दिन में अगर आपने सप्लायर को पे नहीं करा तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा 181 डेज में, प्लस आपको इंटरेस्ट लगेगा। और जब आप पेमेंट कर देते हो, जब आप पेमेंट कर दिया आपने, तो आप आईटीसी को री अवेल कर सकते हो, वापस ले सकते हो। तो सर फिर तो आईटीसी रिवर्स करा, आईटीसी वापस ले लिया, हाँ ये इंटरेस्ट लग जाएगा, पर इंटरेस्ट का आपका नुकसान हो जाएगा, समझे क्या? ठीक है, देखो एक बार फिर से देखते हैं पूरा का पूरा। सप्लायर को क्या बोलते हैं? सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में दिखाना चाहिए, तब जाके मेरे 2A में ऑटो पॉपुलेट होगा और मैं क्रेडिट बुक कर पाऊंगा। उसने 1 में दिखा दिया, बट टैक्स पे करने की बारी है, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करा, तो मैंने जो क्रेडिट ले रखा है उसको मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। फिर जब वो 3B में भर देगा तो मैं उस क्रेडिट को वापस से ले सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज, रेसिपिएंट को क्या बोलते हैं कि भैया तू सप्लायर को पेमेंट कर दे 180 दिन के अंदर, क्रेडिट ले ले 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दे। अगर तूने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा तो भैया जो तूने क्रेडिट लिया है वो तेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। अब मान के चल लो आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं करा, तो जिस महीने में वो 181 डे आ रहा है उस महीने की टैक्स लायबिलिटी में वो जो भी अमाउंट का आपने क्रेडिट लिया है, जैसे अपने केस में 18,000 का आपने जीएसटी का क्रेडिट ले रखा है, हाँ ये 18,000 प्लस जितने दिन के लिए आपने अवैध तरीके से क्रेडिट ले रखा है उस पे का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, बराबर। फिर जब आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया तब आप 18,000 का क्रेडिट वापस अपने अकाउंट में बुक कर सकते हो, मतलब जो इंटरेस्ट है वो वापस नहीं मिलेगा, वो तो वैसे ही देना पड़ेगा, क्लियर बात है। बट ये जो 180 डेज वाला रूल है ये दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। पहला, सेक्शन 7(1)(c). 7(1)(c) क्या था? कंसिडरेशन टेस्ट का एक्सेप्शन, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। यहां सप्लाई है, जीएसटी लग रहा है, पर कंसिडरेशन ही नहीं है। अब जब कंसिडरेशन है ही नहीं तो सप्लायर रेसिपिएंट को पेमेंट क्या करेगा? कद्दू। सप्लायर रेसिपिएंट को पेमेंट क्या करेगा? कद्दू। नहीं, पेमेंट करने की बात आती ही नहीं है क्योंकि यहां पे पेमेंट करना ही नहीं है, 7(1)(c). दूसरा, आरसीएम वाले केसेस में बोलते हैं आपको सप्लायर को वैल्यू ओनली देना है, सिर्फ वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम वाले केस में सप्लायर को सिर्फ वैल्यू देने का काम है, जीएसटी देना अपने को गवर्नमेंट को है, तो वहां पे भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगी। डन है बात। तीसरा, अगर कोई इंटरेस्ट ऐड हो रखा है तो वो इंटरेस्ट तो बाद में ऐड हुआ था, वो सप्लायर को कैसे देंगे? याद है आपको, वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15 कहता था कि भैया अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को कोई पेमेंट किया है सप्लायर के बिहाफ पे तो वैल्यू में ऐड हो जाएगा। अब मान लो मैंने सप्लायर को 1,00,000 रुपए दिए प्लस 30,000 रुपए मैंने किसी थर्ड पार्टी को दिए सप्लायर के बिहाफ पे, जो सप्लायर ने देने थे मैंने वो थर्ड पार्टी को दिए, तो अब मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,30,000। समझिए बात को, मैंने सप्लायर को दिया 1,00,000 रुपए, ठीक है, प्लस किसी थर्ड पार्टी को दिया मैंने 30,000 रुपए, और ये 30,000 देना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, सप्लायर की जिम्मेदारी थी, तो ये 30,000 मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाते हैं, तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया? 1,30,000, और ये 1,30,000 पे जीएसटी लगेगा। बट यहां पे मैं सप्लायर को क्या ये 30,000 भी देना पड़ेगा मेरे को? पूरा का पूरा 1,30,000 देना पड़ेगा? अरे नहीं सर, आपने सप्लायर को तो सिर्फ 1,00,000 दिया है, 30,000 तो आपने सप्लायर के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को दिया है, एंड क्योंकि वो सप्लायर की ऑब्लिगेशन थी आपके वैल्यू में ऐड हो गई, आपको जीएसटी लग जाएगा 1,30,000 पे। तो आप सप्लायर को पूरा का पूरा 1,30,000 नहीं दे सकते हो, आप सप्लायर को सिर्फ 1,00,000 दोगे, 30,000 तो आपने थर्ड पार्टी को दिया है ना भैया, समझे क्या बात? ठीक है, ओके। अब ये सारी की सारी है भैया प्रोविजंस, इसको पढ़ते हैं अपन एक एक चीज। अच्छा, एक और चीज आती है रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये गुड्स जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हो वो आपको एक्चुअल में मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर गुड्स आपको रिसीव नहीं हुए, गुड्स आपके यहाँ पे रिसीव्ड हो जाने चाहिए, बट अगर बिल टू शिप टू मॉडल है, मतलब बिल टू शिप टू याद है, बिल मेरे नाम पे बनाओ पर गुड्स डायरेक्टली मेरे जॉब वर्कर को दे दो, तो वो केस में गुड्स तो मेरे को मिलेंगे नहीं, जॉब वर्कर उस पर काम करके 2 महीने बाद गुड्स मेरे को वापस करने वाला है, तो मेरे को आज क्रेडिट मिलेगा कि 2 महीने बाद क्रेडिट मिलेगा? तो कहते हैं कि अगर गुड्स मेरी डायरेक्शन पे, मतलब रेसिपिएंट के डायरेक्शन पे किसी थर्ड पार्टी को दिए गए हैं, शिप करे गए हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि जब वो थर्ड पार्टी को गुड्स मिले हैं, जब वो जॉब वर्कर को गुड्स मिले हैं, तब
मेरे को मिल गए हैं ऐसा माना जाएगा और मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा जब जॉब वर्कर ने वो गुड्स रिसीव करे। ठीक है। दूसरा होता है सर्विसेज के केस में। सर्विसेज में क्या होता है कि इनवॉइस मेरे नाम पे बन रहा है, ठीक है, बट सर्विसेज मैं रिसीव ही नहीं कर रहा हूं। जैसे मान के चल लो, अब मेरे को है ना एक ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी थी, मेरे को नहीं सीखनी थी, मेरे को मेरे स्टाफ को सिखवानी थी। तो आप बहुत बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर हो जो ट्यूशन क्लासेस देता है ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो मैंने आपको बोला भैया देखो ये मेरा स्टाफ है अंकिता, इसको आप ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दो, इनवॉइस मेरे ऊपर रेस करना, क्योंकि मेरा ये बिजनेस पर्पज है, उसके लिए मैं सर्विसेज ले रहा हूं, तो मैं इस पे जीएसटी क्लेम करूंगा। बट मेरे को सर्विसेज मिली कहां पे? बिल टू प्रणव चांडक, सर्विसेज आर गिवन टू अंकिता। तो सर्विसेज क्योंकि आपने अंकिता को दी है तो सर्विसेज तो मेरे को मिली नहीं, तो इसका मतलब मैं क्रेडिट बुक नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं 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 सर, मेरे डायरेक्शन पे, मेरे कहने पे आपने अंकिता को सर्विसेज दिया, हाँ जी, तो ये माना जाएगा कि वो सर्विसेज मेरे को मिल गई है। बिल टू शिप टू मॉडल बहुत आराम से इसको डिस्कस करा था। बिल टू प्रणव चांडक, शिप टू रामू, मतलब बिल मेरे पास आएगा और शिप किसको होगा, गुड्स किसको मिलेंगे, रामू को। तो जब रामू को गुड्स मिल गए तो ये माना जाएगा कि मेरे को गुड्स मिल गए और उस पर मैं क्रेडिट बुक कर पाऊंगा। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस। देखो भाई, हाँ, इनवॉइस अपलोड करा, इनवॉइस और डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई शैल बी अपलोडेड बाय सप्लायर इन इज GSTR1, मतलब जो इनवॉइस है उसने अपलोड कर दिया है मेरे उसके GSTR1 में, मतलब मेरे 2B में आ गया। गुड्स या सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए। बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन में बोलते हैं कि भैया अगर ये बायर के डायरेक्शन पे गुड्स किसी थर्ड पार्टी को दिए गए हैं तो ये माना जाएगा कि भैया जो बायर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको गुड्स मिल गए और वो क्रेडिट ले सकता है। सेम सर्विसेज में के केस में है, आप ये पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, मतलब आप ये पढ़ लीजिए। उसका अगला केस है पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए, अगर सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करेगा तो भैया मेरे को क्रेडिट किस चीज का मिल रहा है फिर? नॉनसेंस। रिटर्न फाइल करना चाहिए मैंने अपना सेक्शन 39 का। पेमेंट टू सप्लायर, भैया ये बात बहुत शानदार है। पर्सन टेकिंग आईटीसी शैल पे वैल्यू प्लस जीएसटी टू सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस आया उसके 180 दिन में मैंने गवर्नमेंट को, सॉरी सप्लायर को, वैल्यू प्लस जीएसटी का पैसा दे देना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं दिया तो क्या होगा? ITC shall be added to recipient's outward tax liability plus interest at the rate of 18% per annum from the date of availing credit till the date of payment। ये है भाई बहुत शानदार बात। देखो क्या हुआ, जिस महीने में 180 दिन खत्म हुए उस महीने की मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी 60,000 प्लस 18,000 का मैंने क्रेडिट ले रखा था। तो ये 18,000 का जो क्रेडिट है ना, ये भी मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। 60,000 मेरे को देने थे प्लस 18,000 आईटीसी रिवर्सल 78,000 प्लस 18 पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट क्या रेट से लगेगा? 18% पर एनम के हिसाब से। यहां पे नंबर ऑफ डेज में रखना है, राउंड ऑफ नहीं करना, मंथली नहीं है, 18% पर एनम। और ये इंटरेस्ट कब से लगेगा? जब से आपने क्रेडिट लिया वहां से लेके कब तक? जब तक आप पेमेंट करते हो सप्लायर को, क्योंकि जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया आपको क्रेडिट वापस मिल जाएगा, आपको क्रेडिट वापस मिल जाएगा। पेड आफ्टर 180 डेज आप रीअवेल कर सकते हो, आप रीअवेल वापस से क्रेडिट ले सकते हो। जैसे मान लो आपने क्रेडिट आईटीसी जो आपने लिया वो लिया 5 मई 2024 को, ठीक है, और इनवॉइस कब इशू करा था? इनवॉइस इशू करा था 1/4/2024 को। इसके 180 डेज में, 180 डेज जो भी है गिन लो, ठीक है, 180 डेज तक आपने पेमेंट नहीं करा तो आपको 180 डेज खत्म होने के बाद से इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं, जब से आईटीसी लिया ना तब से इंटरेस्ट लगेगा आपको। और कब तक लगेगा? जब तक आप पे नहीं करते हो। जब तक आप पे नहीं करते हो, मान लो आपने पे करा 5 फरवरी 2025 को, तो यहां से यहां तक का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, नंबर ऑफ डेज इंटू 18 डिवाइड बाई 365। क्लियर बात? हाँ जी, यस। एक बार ये पूरा का पूरा बना लीजिए जल्दी से, कम ऑन एवरीवन। इसको बनाना कंपलसरी है भाई, नहीं तो है ना दिमाग में नहीं घुसेगा कुछ भी। पॉज करके बनाओ, मैं रुकने वाला नहीं हूं। हाँ जी, ये नीचे का, अब नीचे का बना लो। 3 केस, थर्ड वाला केस लिखा नहीं ना, पेमेंट
टू थर्ड पार्टी included in value of supply as per section 15। ठीक है, ये लिख लो आप, इतना बना लो जल्दी से, पॉज करके बनाइए प्लीज, मैं आगे चल रहा हूं। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप ध्यान से देखो। यहां पे हम लोग को ये जो लिखा है ना 180 डेज के अंदर, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो 180 डेज खत्म होने के अगले दिन से नहीं लगेगा। इंटरेस्ट कब से लगेगा? जिस दिन से आपने क्रेडिट लिया है, भैया गलत तरीके से लिया ना, उतना टाइम आपने क्रेडिट यूज करा, मतलब उतना कम पैसा पे करा, तो जिस दिन से क्रेडिट अवेल करा है उस दिन से आपको इंटरेस्ट लगेगा। और कब तक लगेगा? जब तक आप पेमेंट करते हो सप्लायर को। पेमेंट सप्लायर को कर दिया, अच्छी बात है, अब भैया आप क्रेडिट ले सकते हो। क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि आप अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं करोगे तो सप्लायर थोड़ी जीएसटी भर पाएगा, और भर भी रहा है बेचारा तो अपने जेब से भर रहा है, तुम तो गलत कर रहे हो, तुम्हारा क्रेडिट ब्लॉक करेंगे। समझा? हाँ, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट टू सप्लायर दे रखा है कि भैया जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अब ये कैसे करना पड़ेगा वो बता रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। प्रोसीजरल पार्ट है, कुछ खास इतना तो है नहीं। जो आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं दिखा, वो आपको अपने जीएसटीआर 2 के अंदर डिटेल्स देनी पड़ेगी कि भैया इसका इसका मैंने पेमेंट नहीं करा है, इतना अमाउंट है मैंने पे नहीं करा है, और इतना आईटीसी है जो मैंने ले रखा है, और इसको मैं आपको वापस दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आधा पेमेंट करा है और आधा नहीं करा तो आधे का क्रेडिट आप लो पाओगे, आधे का क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और ये एक्सेप्शन है इस रूल के। आरसीएम वाले पे आप वैल्यू नहीं, जीएसटी नहीं दे पाओगे, सिर्फ वैल्यू दोगे। डिम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन 7(1)(c), और ये जो लाइबिलिटी है, जो सप्लायर की लाइबिलिटी है, कौन पे कर रहा है? रेसिपिएंट पे कर रहा है। ठीक है, एक मिनट अपन आवाज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मैं आवाज थोड़ा बढ़ा रहा हूं। अब अगर आपको लग रहा है कि आवाज ज्यादा बढ़ चुकी है तो आप आवाज को कम कर लेना। ठीक है, चलो भाई, ओके। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग आईटीसी, कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो? ठीक है, इसके अंदर एक मिनट, ठीक है, इसके अंदर लिखा है इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर। रिवाइज्ड इनवॉइस के बेसिस पे क्लेम कर सकते हो। रिवाइज्ड इनवॉइस कब इशू करते हैं? जब आदमी रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है और बाद में वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पुराना रजिस्ट्रेशन ग्रांट करा है। अगर आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा तो जिस दिन से आप लायबल हुए उस दिन से आप रजिस्टर्ड पर्सन माने जाते हो। वहां से लेके तो जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक्चुअली मिलता नहीं है, उतने टाइम में जो आपने सप्लाई करे हैं वो करते तो नॉर्मल पर्सन जैसे हो, बट आपको रजिस्ट्रेशन पहले मिलने की वजह से आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जाते हो, तो उसके लिए आपको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये अपन इनवॉइस के चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आरसीएम वाला इनवॉइस इशूड बाय सेल्फ इनवॉइस कहते हैं इसको, डेबिट नोट के बेसिस पे, और बिल ऑफ एंट्री कस्टम्स के हैक में बिल्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बोल रखी है कि भाई देखो, इनवॉइस के अंदर है ना बहुत सारी क्राइटेरियाज होती है कि भैया ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, अमुक होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। इनवॉइस के अंदर इनवॉइस कैसे देना है, इनवॉइस का फॉर्मेट नहीं बताया भाई, बट इनवॉइस के कंटेंट बता रखे हैं। आगे के चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे एक बार पहले। तो इनवॉइस के कंटेंट्स होते हैं कि इनवॉइस में ये होना, वो होना, वो होना, वो होना। अब क्या हुआ कि जो जिससे मैंने गुड्स लिए उसने मेरे को इनवॉइस तो दिया, बट उस इनवॉइस में डेट में थोड़ी सी गलती हो गई। डेट में गलती हो गई, या लेट्स से कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज में मिसिंग था, क्लरिकल एरर हो गया, और इस क्लरिकल एरर की वजह से इनवॉइस गलत हो गया। और इनवॉइस गलत हो गया तो भैया मेरा क्रेडिट रोक लिया, ये बोल के कि भाई तुम्हारा जो इनवॉइस है जिसके बेसिस पे तुम क्रेडिट ले रहे हो, ये तो भैया इसके अंदर गलती है, तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब पागल है, मेरी थोड़ी गलती है, वो क्लर्क की गलती है जिसने बिल बनाया। तो अगर क्लरिकल मिस्टेक है इनवॉइस के अंदर तो आपका आईटीसी डिनाई नहीं किया जा सकता। आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड ड्यू टू सर्टेन क्लरिकल मिस्टेक इन द इनवॉइस बाय द सप्लायर। आईटीसी का जो इनवॉइस है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भैया ये 5 चीज रही,
बाकी कुछ भी ना रहो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। पहला, टैक्स कितना चार्ज करा है, पहला जीएसटी कितना लगा है, दूसरा वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, तीसरा जीएसटी नंबर होना चाहिए किसका, सप्लायर एंड रेसिपिएंट का, चौथा चीज होनी चाहिए उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई, और पांचवा होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 5 चीजें अगर बराबर है, डेट गलत है 19-20 है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 चीजें अगर बराबर है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। इन 5 चीजों के अलावा किसी चीज में अगर दिक्कत है, गलती है, कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो वो केस में आपका आईटीसी डिनाई नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ सम क्लरिकल मिस्टेक। क्लियर है बात? यस। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे हैं, ध्यान से देख लो एक बार। गुड्स इन लॉट्स, लॉट्स में आपको गुड्स मिले। एक इनवॉइस एक है, आपने 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, उसने पहले आपको दिए 5,000, फिर आपको दिए 3,000, और बाद में बचे हुए आपको दिए 2,000। तो आप तो ये पूरे 10,000 पे जो जीएसटी लगे हुआ है, सेम इनवॉइस, एक ही इनवॉइस बने हुआ है, बट ये जो गुड्स आए ये इंस्टॉलमेंट्स में है, लॉट्स में है। तो भैया जब लास्ट लॉट आपको मिलेगा ना, तब आप पूरे का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलेंगी, तब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सेकंड क्या पॉइंट बोलता है, फ्रॉड है भैया, फ्रॉड है। फ्रॉड के केस में आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फ्रॉड का केस कैसे होता है, देखो क्या हुआ, सप्लायर है, सप्लायर से मैंने, प्रणव चांडक ने कुछ गुड्स खरीदे और आगे मैंने गुड्स बेचे, आगे मैंने गुड्स बेचे, और ये गुड्स मैंने बेच के कितने में बेचे, 10 लाख में बेचे। इस पे 1.80 का लैक्स का जीएसटी ले लिया और गवर्नमेंट को नहीं पे किया, नॉट पेड, कच्चे में दिखा दिया मैंने। ठीक है, गवर्नमेंट को पे नहीं किया या फ्रॉड करा, किसी भी तरीके का फ्रॉड करा। बाद में मैं पकड़ा गया तो मेरे को, गवर्नमेंट को 1,80,000 प्लस जो मेरे को फाइन वाइन लग रही है, लेट फीस वगैरह जो भी सारा लग रहा है, ये गवर्नमेंट को पे करना है। अब मैंने ये जो गुड्स 10 लाख के आगे वाले को बेचे थे, उसके लिए ऑब्वियसली मैंने कुछ इनपुट या इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स लिए होंगे जिसमें मेरे को जीएसटी लगा होगा। हाँ जी। अब जब मैं आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं, सेल ही नहीं दिखा रहा हूं, जब मैं सेल ही नहीं दिखा रहा हूं तो मैं परचेज क्यों दिखाऊंगा? अगर बिना सेल दिखाए परचेज दिखाओगे तो आपको पूछेंगे ना, भैया आपने इतना परचेज कर रखा है, इसको बेचा कहा, आपके स्टॉक में तो ये है नहीं। तो आप क्या करोगे, आप परचेज भी नहीं दिखाओगे, बट आप बाद में पकड़े गए, ये आपका सेल जो है ये पकड़ा गया, आपको अब 1,80,000 की आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी भरनी है। अब आपने क्या बोला, साहब 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 मेरे को ठीक है आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी भरनी है ना, मैं भरता हूँ, फाइन भी देने को रेडी हूँ, बट ये जो मैंने सेल करा है जिसकी मैंने जीएसटी की चोरी कर रखी थी, इसके लिए मैंने कुछ इनपुट्स खरीदे हैं जिसपे मैंने जीएसटी पे करा है, मेरे को इस पे का क्रेडिट तो दे दो। तो बोलते हैं नहीं मिलेगा। ये सेम इनकम टैक्स वाली बात हुई, ये सेम इनकम टैक्स वाली बात हुई कि अगर पकड़े गए तो टैक्स लगेगा, और उस इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्चे आपने करे उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। यहां पे भी सिमिलर बात है कि अगर आप सेल छुपाते हो, अंडर रिपोर्ट करते हो, कभी पकड़े गए तो उस पे का जीएसटी आपको भरना पड़ेगा। एंड ये जो सेल करने के लिए जो आपने इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स को यूज कराऊंगा, उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। समझ आई बात? ओके। डेप्रिसिएशन, बच्चा जानता है। अगर आईटीसी आपने लिया तो डेप्रिसिएशन मिलेगा कॉस्ट विदाउट जीएसटी पे, और अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा कॉस्ट प्लस जीएसटी पे। मैंने कोई 1,00,000 रुपए का एसेट खरीदा है, उस पे 18,000 का जीएसटी मिले हुआ है। अब ये जीएसटी का मैंने आईटीसी ले लिया 18,000 का, तो डेप्रिसिएशन कितने पे मिलेगा, 1,00,000 पे। वेरी ऑब्वियस है, नहीं तो 18,000 डबल थोड़ी देंगे। बट अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया तो भैया अभी 18,000 आपने जेब से पे करे, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर इनका क्रेडिट नहीं मिला तो एक कॉस्ट का पार्ट पड़ता है। तो अब आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा पूरा का पूरा 1,18,000 पे। मतलब इधर आप एक साथ क्रेडिट ले लो, या फिर बिजनेस एक्सपेंडिचर है, जैसे कार है तो कार का तो जीएसटी का क्रेडिट मिलता ही नहीं है, तो फिर कार का जो प्लस जीएसटी का अमाउंट है, मतलब टोटल अमाउंट है,
उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। डन है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल लॉस, अगर कोई नॉर्मल लॉस हुआ तो उस पे का आईटीसी मिलता है, बट अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो जितना एबनॉर्मल लॉस है उस पे का आईटीसी नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने 1 लाख यूनिट्स मंगवाए, 1 लाख यूनिट हुए 10 लाख रुपए पे, इस पे मैंने 18% 1,80,000 का जीएसटी पे करा। ठीक है, 1 लाख यूनिट्स मंगवाए, इस पे मैंने 1,80,000 का जीएसटी पे करा। पर जब आते आते है ना, ये 1 लाख में से 99,990 यूनिट्स ही मेरे को आए हैं, रिसीव हुए हैं। तो क्या मेरे को पूरे के पूरे 1 लाख का क्रेडिट मिलेगा? हाँ, इस पे का क्रेडिट मिलेगा। जो 10 यूनिट्स मेरे नॉर्मल लॉस है ना, ये 10 यूनिट पे कितना जीएसटी लगा होगा? 10 यूनिट पे जीएसटी लगा होगा 100, 1 लाख पे 1,80,000, मतलब 10 पे लगा होगा 18 रुपए का। तो ये मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। नॉर्मल लॉस है तो उस जो यूनिट नॉर्मल लॉस में उस पे का क्रेडिट आपको मिल जाता है, क्योंकि 1 लाख यूनिट मंगवाए, 10 यूनिट खराब होने, सिंपल सी बात है। बट मैंने क्या करा, 1 लाख यूनिट मंगवाए, मैंने 1 लाख यूनिट मंगवाए और मैंने बोला भैया मेरे को है ना सिर्फ और सिर्फ 70,000 यूनिट रिसीव हुए, जो 30,000 यूनिट है ये मेरे लॉस हो गए। ये कैसा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है। तो मेरे को जो आईटीसी मिलेगा वो आईटीसी मिलेगा 70,000 यूनिट्स पे ही, इंटू 1.8 रुपीज पर यूनिट, जो भी अमाउंट है उसका क्रेडिट मिलेगा। 30,000, क्योंकि हो सकता है ना मैंने इनवॉइस लिया 1 लाख यूनिट का, बट एक्चुअल में पैसा 70,000 का ही पे करा, 30,000 का नकली इनवॉइस ले लिया और उसका आप क्रेडिट लेना चाह रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोलते भैया एबनॉर्मल लॉस है ना, उसका क्रेडिट नहीं देंगे, जो नॉर्मल लॉस हुआ है यूनिट्स का उन पे जो जीएसटी लगा है उसका क्रेडिट ले लो, बट जो आपके यूनिट्स एबनॉर्मली लॉस हुए, 30,000 थोड़ी लॉस होता है यार। 1 लाख में 30% का लॉस होता है क्या ट्रांजिट में? नहीं, तो उस पे का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये चीज बाद में बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। इसको धपाके से एक बार लिख लीजिए, जल्दी से फुल स्क्रीन कर रहा हूं, चालू करेंगे। चलो ठीक है, तुम लिखो ये, तब तक मैं अपना बैठने का प्रबंध करता हूं। अब दुख रहे पाव, लिखिए जल्दी से। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो आईटीसी लेने की बात कर रहे थे अपन, कहा गया भैया आईटीसी, हाँ ये आईटीसी। तो ये आईटीसी कब तक ले सकते हैं अपन, इस पे बात आती है कि भैया ये आईटीसी कब तक ले सकते हैं। तो ये आईटीसी जो लास्ट से लास्ट है, पहले तो आपने जिस महीने का है उसी महीने में ले लेते हैं लोग यूजुअली, बट अगर आप लास्ट से लास्ट आईटीसी लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो जो फाइनेंशियल ईयर आपका है। जैसे फाइनेंशियल ईयर मान लो 23-24 है, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद वाला 30 नवंबर, 30 नवंबर, ठीक है। और एनुअल रिटर्न भरने का डेट, एनुअल रिटर्न भरने का ड्यू डेट, एक्चुअल डेट, सॉरी एक्चुअल डेट है, हाँ, क्योंकि ये इसका लॉजिक भी क्लियर है, मैं बताता हूं आपको। विच एवर इज अर्लियर, ये लिख लो इसको। देखो आपको याद है अपन ने रिवाइज रिटर्न कब भर सकते वो पढ़ा था, तो सेम ऐसा ही है कि भैया 30 नवंबर तक ले सकते हो, बट किसी आदमी ने 30 नवंबर के पहले एनुअल रिटर्न भर दिया। एनुअल रिटर्न भरने का ड्यू डेट क्या होता है? एनुअल रिटर्न भरने का ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर, ठीक है। बट किसी को बहुत ही घाई हो रही थी, उसने 23-24 का एनुअल रिटर्न भर दिया 20 अक्टूबर को। तो अब एनुअल रिटर्न भर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, अब काहे का क्रेडिट लेंगे भाई? नहीं। तो अगर एनुअल रिटर्न 30 नवंबर के बाद भर रहे हो तो 30 नवंबर डेट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर के लास्ट दिन या उसके एक दिन पहले ही भरते हैं लोग, ठीक है। चलो, तो आईटीसी कब तक ले सकते हो आप? आईटीसी कब तक ले सकते हो? मैं आवाज थोड़ा कम कर देता हूं अब, ये मैंने आवाज थोड़ा फिर से कम कर दिया है, थोड़ी सी बढ़ा देता हूं। आईटीसी आप कब तक ले सकते हो? 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। और ये जो टाइमलाइन है ये आईटीसी को पहली बार लेने की है। अगर आईटीसी आप री अवेल कर रहे हो, जैसे 110 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं करा, बराबर है,
या आपके सप्लायर ने उसके जीएसटीआर 3B के अंदर पेमेंट नहीं करा है, तो आपका आईटीसी वापस लिया जाता है, रिवर्स करना पड़ता है। हाँ, बट रिवर्स करा पर पेमेंट करने के बाद, जैसे आपने 180 दिन के बाद में पेमेंट करा तो आपको आईटीसी वापस मिल जाता है ना। हाँ, तो अगर आपको आईटीसी वापस मिल रहा है, री अवेलमेंट कर रहे हो आप आईटीसी का, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये यहाँ पे लिख रखा है ऊपर में। 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर ऑफ, और देयर इज नो लिमिट टू रीअवेल आईटीसी। आईटीसी रीअवेल करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। यस, चलो अगला पॉइंट। सेक्शन 60 यहां खत्म होता है, सेक्शन 17 पे आते हैं। सेक्शन 16 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सेक्शन 17 पे आते हैं। 17 में बहुत फेमस सेक्शन है 17(5), इसके जिक्र आपने कितने बार, कईयों बार सुन रखे होंगे। सेक्शन 17(1) क्या बोलता है भैया? 17(1) कहता है कि अगर कोई बिजनेस गुड्स है या सर्विस है जिसको आप पार्टली मतलब थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा अदर पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? जो बिजनेस पर्पस का है, जो बिजनेस पर्पस के लिए आप गुड्स यूज कर रहे हो, जितना प्रोपोर्शनेट उस पे का आईटीसी मिल जाएगा, नॉन बिजनेस पर्पस का आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो, अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा वो ऐसा था कि भैया अगर कोई गुड्स को फुल्ली बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो आईटीसी मिलेगा, कोई गुड्स को आप फुल्ली नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बट यहां पे बोलते हैं कि कोई गुड्स है या सर्विस है जिसको आप थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो प्रपोर्शन निकाल लो। प्रपोर्शन कैसे निकलता है इसके लिए रूल्स दे रखे हैं जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, आपको उसका दिमाग में नहीं डालना है, ठीक है। तो कहता है कि भैया जितना प्रोपोर्शनेटली आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो उस पे का आईटीसी मिलेगा, बट जो आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो उस पे का आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकंड केस आता है जब आप किसी गुड्स या सर्विस को, देखो 17(1), 17(2) क्या कहता है भैया? एक मिनट भैया, 17(2) क्या कहता है? 17(2) कहता है कि अगर आप गुड्स से टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम सप्लाई कर रहे हो, भैया जब आप गुड्स, जो आप गुड्स खरीद रहे हो ना, वो गुड्स यूज हो रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट को यहां से जीएसटी आएगा। एग्जम सप्लाई, गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं आएगा, यहां से जीएसटी नहीं आएगा। और एक तीसरी कैटेगरी आती है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई में क्या आता है भैया? जीरो रेटेड सप्लाई में आता है मुन्ना दो चीजें, एक एक्सपोर्ट और दूसरा सप्लाई टू SEZ। हाँ, तो यहां से गवर्नमेंट को जीएसटी आएगा टैक्सेबल से, हाँ, तो इसका आईटीसी गवर्नमेंट दे देती है। बट एग्जाम से गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं आएगा, मतलब आप गुड्स खरीद रहे हो, सर्विस खरीद रहे हो जिस पे आपने जीएसटी पे करा है, और इससे आप क्या करने वाले हो? एग्जाम सप्लाई देने वाले हो। गवर्नमेंट कहती है भैया जो तुम दे रहे हो उस पे जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो हम तुमको आईटीसी काय का बुक करने दे, हम तुमको काय का आईटीसी बुक करने दे, तो उस पे का जो क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा। जीरो रेटेड सप्लाई, ये दो टाइप के सप्लाई होते हैं, एक्सपोर्ट और सप्लाई टू SEZ यूनिट और डेवलपर। ये सप्लाई पे गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं आता क्योंकि ये जीरो रेटेड है, इस पे जीएसटी कलेक्ट नहीं होता। इस पे, इसको अलग कलर में डालता हूं, जीएसटी नहीं आएगा, बट इसका आईटीसी मिल जाता है। तो याद रखना, क्या याद रखना सर? याद ये रखना है कि सेक्शन 17(2) कहता है कि भैया टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो आप, आउटवर्ड सप्लाई जो है आपका टैक्सेबल है, गवर्नमेंट को उससे जीएसटी आएगा, आईटीसी मिल जाएगा आपको उसके। उसका मतलब इसके, ये टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए जो भी आपने इनवर्ड सप्लाई लिए है उस पे का जो जीएसटी है उसका क्रेडिट मिलेगा। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट है तो आपने जो इनपुट टैक्सेस पे कर रखे हैं उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई है तो उस पे गवर्नमेंट को जीएसटी तो नहीं आने वाला है, बट इसको प्रमोट करना है क्योंकि यहां से फॉरेन करेंसी आएगी। सेज वाले क्या करते हैं? मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको आईटीसी दे रहे हैं। एम आई क्लियर? यस। गुड्स और सर्विस यूज्ड पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई। तो टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई आईटीसी मिलेगा, एग्जाम सप्लाई का आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर है? ओके। अब
ये बोल रहा है एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आएगा, ऊपर जो बोल रखा है ना कि एग्जाम सप्लाई पे का आईटीसी रिवर्स नहीं मिलेगा आपको। अब सर नहीं मिलेगा मतलब मैंने एक गलती से वर्ड बोल दिया, पर अभी सुन लो। जब मैंने सप्लायर है, सप्लायर से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और मैं ये रॉ मटेरियल से आउटवर्ड सेल करने वाला हूं, आउटवर्ड सप्लाई करने वाला हूं। हाँ जी। अब जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, एक तो हो सकता है मेरे को पता है कि मैं इससे एग्जम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई करने वाला हूं, तो पहला ऑप्शन क्या है, डू नॉट टेक आईटीसी, मैं इस पे का आईटीसी लू ही ना। और अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है मेरे को पता ही नहीं है कि ये एग्जाम के लिए यूज होने वाला है या ये टैक्सेबल के लिए यूज होने वाला है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, आईटीसी बुक कर लो, बट बाद में क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको रिवर्स कर लो, बाद में रिवर्स कर लो, पहले ले लो बाद में वापस दे दो, ये बोल के अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं एग्जाम में यूज करने वाला हूँ, ओ माय गॉड मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैंने आईटीसी लिया, ये लो आपका आईटीसी वापस। समझा? ओके। तो सर ये जो एग्जाम सप्लाई है इसमें क्या क्या आता, शाल इंक्लूड, इस पे का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ता, आरसीएम वाले सप्लाई, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज ये बताए, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5, मतलब कंस्ट्रक्शन वाला सर्विस है तो वहां पे जीएसटी लगता है, तो आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में बोल रहे हैं कि भैया जो निगेटिव लिस्टेड सर्विसेज वगैरह है उस पे का भी आपको आईटीसी वापस करना पड़ता। ये चीज को इतना कोई ज्यादा 17(3) को याद रखने की जरूरत नहीं है। 17(4) क्या बोलता है? 17(4) ये बैंक्स, एनबीएफसीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। 17(4) का आप बनाना मेरे साथ में, मेरे साथ साथ बनाओ जल्दी जल्दी, ठीक है? क्योंकि भैया इससे इतना ये इतना पूरा का पूरा मैं रेगुलर में पढ़ाता हूँ, बस वहां पे थोड़ी स्पीड कम रहती है, ठीक है? 17(4) क्या बोलता है, कहाँ गया भैया, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसीज, ठीक है, इनके लिए है सेक्शन 17(4), ठीक है? इनको दो ऑप्शन है, ये जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसीज है ना, ये टैक्सेबल भी सप्लाई करते हैं कुछ, इनकी कुछ सर्विसेज, ये ऑब्वियसली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज क्या देती है, सर्विसेज देती है, इनकी कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है, कुछ सर्विसेज टैक्सेबल होती है, ठीक है ना? कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है, कुछ सर्विसेज टैक्सेबल होती है। तो इनके लिए दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन वन क्या है, फॉलो 17(2), 17(2) सेक्शन को फॉलो करो, मतलब जो इनकी टैक्सेबल सर्विसेज है उस पे आईटीसी लो, जो इनकी एग्जम्प्ट सप्लाई है उस पे आईटीसी मत लो। अरे बाप रे, मतलब टैक्सेबल और एग्जम्प्ट को बाइफरकेट करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा, लफड़ा। या दूसरा, इस रूल का नाम क्या है, या दूसरा एक और ऑप्शन है इनके पास, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या बोलता है, ऑप्शन 2 बोलता है फॉलो रूल 38। ऑप्शन 2 क्या बोलता है, रूल 38 को फॉलो करो। रूल 38 क्या बोलता है भैया, रूल 38 बोलता है एक चीज, रूल 38 कहता है भैया इनको कि भैया जो आपके, रुको एक मिनट इसको मैं लिखवाता हूं, जगह नहीं मिलेगी ना अपने को इधर, ये यहां पे आ गया, ठीक है? रूल 38 कहता है, कहा गया रूल 38, रूल 38 कहता है कि भैया पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपने जो नॉन बिजनेस के लिए लिया है, नॉन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस के लिए जो लिया है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सेकंड चीज, आपने जो नॉन बिजनेस नॉन बिजनेस एंड सेक्शन 17(5) में वो सारे क्रेडिट्स है जिस पे का वो सारे आइटम्स है जिन पे आपको आईटीसी मिलता ही नहीं है, इस पे ब्लॉक्ड है, तो इनका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉन बिजनेस 17(5) ब्लॉक्ड है, इस पे का आईटीसी भूल जाओ, खत्म कर दो। इसके अलावा जो अदर आइटम्स है, अदर्स, तो अदर्स में 3 कैटेगरी दे रखी है। एक, ब्रांच वालों के लिए जो आपने सेम दिया है उस पे 100% आपको मिल जाएगा। बी,
नहीं, एक मिनट, नोट लिखो यहाँ पे, बी अदर्स का 50% मिलेगा और बाकी लैप्स हो जाएगा। ब्रांच का 100%, अदर्स का 50% और बाकी लैप्स हो जाएगा। मतलब जो आपने इंटर ब्रांच ट्रांसफर करा है, एक बैंक दूसरे बैंक को देती होंगी ना, अब दूसरे स्टेट में है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है तो उसका 100% आईटीसी मिल जाएगा, 100% आईटीसी। और बाकी लोग को जो दिया है बाहर वालों को, वो उसका 50% आईटीसी और बाकी एंड 50% लैप्स हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। इसका क्वेश्चन बना रखा है अपन ने कौन से बुक के अंदर, जबरदस्त वाला। देखो क्या बोलता है, बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सप्लाइंग सर्विस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हैव टू ऑप्शंस, एक्सरसाइज्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार आपने ऑप्शन ले लिया तो फिर फाइनेंशियल ईयर में उसको बदल नहीं सकते। पहला ऑप्शन क्या है, 17(2) के साथ कंप्लाई करे, या फिर दूसरा ऑप्शन है जो एलिजिबल आईटीसी है उसका 50% ले और बचा हुआ लैप्स हो जाएगा मंथली बेसिस पे। अब ये कैसा बोल रखा है, सेकंड प्रोविजो दे रखा है इसमें रूल के अंदर, ये कहता है कि भैया जो 50% का रिस्ट्रिक्शन है ना, ये ब्रांचेस को एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब एचडीएफसी की बैंक है, एचडीएफसी की ब्रांच है कहां पे, महाराष्ट्र में, एचडीएफसी की ब्रांच है गुजरात में, तो ये अलग अलग स्टेट में है तो ये अलग अलग रजिस्टर्ड होंगे, बट ये सेम पर्सन के हैं, इनके पैन सेम है। हाँ जी, तो भैया अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, ब्रांच ट्रांसफर है, तो उस पे जो आईटीसी मिलना है उसमें 50% का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ब्रांच ट्रांसफर के केस में अगर एक बैंक ने दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर करा और उस पर 40,000 का जीएसटी लगे हुआ है तो पूरा 40 का 40 मिलेगा, बाकी जो बचे हुए हैं उनका 50% मिलेगा। याद रखना है बात। अब रूल 38 क्या बोलता है, टू फॉलो इफ सेकेंड ऑप्शन इज चूजन, इनको आईटीसी नहीं मिलेगा, काय का, नॉन बिजनेस पर्पस का नहीं मिलेगा। 17(5) ब्लॉक क्रेडिट है, उनका नहीं मिलेगा, मैंने ये बताया, नॉन बिजनेस का नहीं मिलेगा, 17(5) का नहीं मिलेगा, खत्म है बात। फिर जो बचा हुआ है उसमें 100% मिल जाएगा, कौन सा, बैंक वालों को, सॉरी सेम ब्रांच को, और जो बचा हुआ आईटीसी है उसका 50% मिलेगा। ये याद होगा मेरे को, आपको लगता है इसका क्वेश्चन बता हो गया मैं आपको, इसका क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 70 के ऊपर सीक्यू नंबर 6, ठीक है। उसमें बोला है कि भैया 25 लाख का क्रेडिट अवेल करा है दिसंबर 22 में, 25 लाख का क्रेडिट अवेल करा है कब, CQ6, आईटीसी कितने का है, 25 लाख का है, आउट ऑफ विच 5 लाख नॉन बिजनेस पर्पस का है, इसमें से 5 लाख नॉन बिजनेस का है, ये नहीं मिलेगा। 7 लाख अवेल्ड अंडर सेक्शन किधर, सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 14, सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 14 अभी देखा था अपन ने, सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 14 ये है कितना, 7 लाख रुपए। मतलब ये कौन सा है भैया, 25, 5 और 7 नॉन बिजनेस का नहीं मिलेगा। जो 7 लाख है ये कौन सा है, ब्रांच वाला है, इसका मिल जाएगा 100%, मतलब 7 लाख मिल जाएगा। अब बचा हुआ कितना है, 25 में 5 गए 7 रहे, 13 रहे, 13 लाख, 13 लाख का 50%, 6.5 लाख रुपए मिल जाएगा, और बचा हुआ 6.5 लाख खत्म हो जाएगा। टोटल क्रेडिट मिलेगा 13,50,000। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक बात, ओके। उसके बाद आता है 17(5) ब्लॉक क्रेडिट, बड़ा सोपा है, जबरदस्ती का इसमें भारूद डाल रखा है, मुश्किल नहीं है, जबरदस्ती लोग इसको टफ बनाते हैं, क्योंकि भैया जब तक टफ बनाएंगे नहीं तब तक बिकेगा कैसे। तो यहां पे देखो पहला और दूसरा क्या है, पहला है मोटर व्हीकल, दूसरा है एयरक्राफ्ट एंड वेसल, दोनों को दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। अगर मोटर व्हीकल आप ले रहे हो, कार ले रहे हो, सर कार आपने अपने बिजनेस के लिए लिया है, उसका करंट अकाउंट से पैसा पे करा है, आपको क्रेडिट नहीं मिलता कार का। कार कितनी भी बड़ी कार हो, अब कार 13 लोगों की तो रहती नहीं है, ठीक है, बस रही तो क्रेडिट मिल जाएगा, कार का क्रेडिट नहीं मिलेगा, बस का क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है। और अपन यहां क्या पढ़ रहे हैं, ब्लॉक क्रेडिट, किसका क्रेडिट नहीं मिलता, काय का नहीं मिलता, कार का नहीं मिलता। मतलब लिखा है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स पर्सन
विथ कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 लोग इंक्लूडिंग ड्राइवर। 12 प्लस 1 ड्राइवर पकड़ के 13 लोग से कम कैपेसिटी है तो वो कार में आती है और आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। 13 से ज्यादा लोग बैठते, 14 लोग बैठते तो वो बस की कैटेगरी में आती है, बस हो मिनी बस हो जो भी हो, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बट अगर आपने कार लिया काय के लिए, आपका धंधा है ड्राइविंग स्कूल का, तो जो कार है आपका, अरे आप इसको यूज कर रहे हो सर, हम बिजनेस के लिए तो उसको भी यूज कर रहे हैं, अरे पर आपका बिजनेस ही कार से है, आपका बिजनेस ही कार का है, तब आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे प्रणव चांडक कार लेता है, मेरे को मेरी कार का जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिला था, बट वही एक टैक्सी ड्राइवर कार लेता है तो जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उस पर जीएसटी कलेक्ट करता होगा लोगों से, हाँ, उसके अगेंस्ट उसको कार का क्रेडिट मिल जाएगा। टैक्सी बिजनेस वाला है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। सेकंड, शोरूम वाले कंपनी से गाड़ी लेते, उनको कंपनी जीएसटी लगाती होंगी, शोरूम वाले हमको बेच रहे, वो हमसे जीएसटी कलेक्ट कर रहे, कंपनी से जो जीएसटी उन्होंने कंपनी को भरे हुआ है उसका क्रेडिट वो बुक कर लेंगे, हाँ जी, सेल के लिए लग रहा है तो मिल जाएगा। और तीसरा, ड्राइविंग स्कूल वाले लोग, उनको कार का क्रेडिट मिलता है, याद रखना ये एसटीडी को मिलता है, सेल्स, ट्रांसपोर्ट, और तीसरा ड्राइविंग वाले, इनको क्रेडिट मिलता है। एसटीडी को आईटीसी मिलेगा, एसटीडी सेल्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर ड्राइविंग स्कूल वालों को मिलता है। यहां लिखा है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद सीटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 13, आईटीसी मिलता है। आईटीसी ऑन एनी अदर व्हीकल यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, कोई दूसरी व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए नहीं है, मतलब ट्रक है, डिपर है, टिप्पर है, बम्पर है, ये सारे लोग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए है, जीएसटी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए जीएसटी काय का नहीं मिलता, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, 13 लोगों से कम की कैपेसिटी या 13 लोगों की कैपेसिटी कार का नहीं मिलता, ट्रक का मिलेगा, बम्पर का मिलेगा, डिप्पर का मिलेगा, टिप्पर का मिलेगा, सबका मिलेगा, जेसीबी का भी मिलेगा, ठीक है ना। ओके, ये लिखा है, मतलब कार का नहीं मिलता, बस का मिलता है। कार का किसको लोग मिलता है, 3 लोग को मिलता है, सेल के जो बिजनेस में जो कार ये खरीद के बेचने वाला है, दूसरा जो कार को यूज कर रहा है टैक्सी के बिजनेस के लिए, मतलब कार में लोगों को बैठा के लेके जा रहा है, तीसरा कार खरीदी है ड्राइविंग स्कूल वाले ने और वो वहां से लोगों को ड्राइविंग इंपार्ट कर रहा है तो उसको भी मिल जाएगा। डन बात। एयरक्राफ्ट एंड वेसल, सेम ऊपर के जैसा कि भैया एयरक्राफ्ट एंड वेसल का नहीं मिलता, खत्म है, नहीं मिलता, बट अगर एसटीडी के बिजनेस में तो मिलेगा, सेल के बिजनेस, एयरक्राफ्ट खरीदा आगे बेचने के लिए मिलेगा क्रेडिट, जो खरीदा है उस पर जो जीएसटी पे करा है उसका क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि जो बेच रहा हूं, जो मैं कार से एयरक्राफ्ट बेच रहा हूं या वेसल बेच रहा हूं तो मैं लोगों से जीएसटी कलेक्ट करूंगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स के बिजनेस में, मतलब एयरक्राफ्ट आपने लिया, लोगों को हवाई जहाज में ले जा रहे हो या कुरियर एजेंसी चला रहे हो आप, ठीक है, एयर कार्गो, तो उसमें जीएसटी मिल जाएगा। या फिर ड्राइविंग सिखा रहे हो, अब एयरक्राफ्ट में ड्राइविंग नहीं सिखाते ना, तो ड्राइविंग नहीं बोलते एयरक्राफ्ट में फ्लाइंग बोलते हैं, और वेसल में पानी में तैरना सिखा रहे हो क्या, नहीं, तैरना नहीं बोलते उसको, बोलते नेविगेशन सिखाना, ठीक है। तो एस टी और डी वालों को मिल जाएगा, यहां पे भी ड्राइविंग ही बोल देते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। कार, एयरक्राफ्ट, वेसल नॉर्मल केस में नहीं मिलता, बट अगर आप एसटीडी में हो तो मिलेगा, सेल्स, टैक्सी बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, या फिर डी मतलब ड्राइविंग वाला बिजनेस। डन है, ओके। अगर आपको मोटर व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट या वेसल, अगर आपको मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल, अगर इनका आईटीसी मिला है तो इनसे रिलेटेड खर्चों का, रिलेटेड आइटम्स का भी आईटीसी मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिला है तो आपको उसके रिलेटेड खर्चों का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कार लिया, कार पे जीएसटी लगा, क्या मेरे को उसका आईटीसी मिला, नहीं मिला, तो कार का जो रिपेयरिंग होगा, कार का जो इंश्योरेंस आएगा, कार की जो सर्विसिंग करवाऊंगा मैं हर महीने, उस पे जो जीएसटी लगेगा उसका भी क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा, उसका भी क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा। बट जो टैक्सी वाला आदमी है उसने टैक्सी बिजनेस के लिए लिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए लेते हो ट्रक का, तो उसका क्रेडिट मिल जाता है, हाँ, उसका क्रेडिट मिला ना, तो उसके रिपेयरिंग के जो खर्चे हैं उस पे जो जीएसटी लगा है उसका क्रेडिट मिलेगा, उसके इंश्योरेंस का जो जीएसटी लगा है उसका क्रेडिट मिलेगा, तीसरा उसका रिपेयर से उसका क्रेडिट मिलेगा जीएसटी, ठीक है, समझे। मतलब अपने को देखना है मोटर व्हीकल,
आईटीसी मिला था क्या? अगर मोटर व्हीकल का आईटीसी मिला है तो उससे रिलेटेड जो खर्चे उनका भी आईटीसी अपने को मिलेगा। क्लियर है? क्लियर बात? पढ़ो भैया, ये पूरा पढ़ लो, यहां पे पूरा का पूरा वही दे रखा है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस ब्लॉक्ड कब? अगर मोटर व्हीकल है जिसकी कैपेसिटी 13 से कम है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता, तो उसके इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस का भी नहीं मिलेगा, वेसल एयरक्राफ्ट का भी नहीं मिलता। बट अलाउड कब? आईटीसी अलाउड है तो भैया उसके सर्विसेज का भी क्रेडिट मिल जाएगा। या फिर सेकेंड वाला, such services when received by a taxable person engaged in the manufacturing of motor vehicle, vessel और aircraft। जो मैन्युफैक्चरर है उसने गाड़ी के इंश्योरेंस लिए। मैन्युफैक्चरर कौन से इंश्योरेंस लेता है? जैसे मैंने अगर 1000 गाड़ियां बनाई तो जो 1000 गाड़ियां मेरे पास पड़ी है मैं उनका इंश्योरेंस ले रहा हूं, मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। या फिर दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी है जो लोगों को इंश्योरेंस की सर्विसेज सप्लाई करती है, उनको भी गाड़ी के इंश्योरेंस का क्रेडिट मिलेगा। मतलब गाड़ी का क्रेडिट नहीं मिलेगा उनको, गाड़ी का क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी को कैसे मिल सकता? झंडू बाम हो तुम। ठीक है, ये किया मोटर्स है। ठीक है, इन्होंने आपको राजा नाम के बच्चे को गाड़ी बेचा। राजा नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, इसको गाड़ी बेचा तो राजा को जीएसटी राजा देगा, तो राजा को जीएसटी का जो आईटीसी है वो नहीं मिलेगा। अब राजा ने ऑब्वियसली इंश्योरेंस लिया होगा, तो राजा को जो इंश्योरेंस है, जो रिपेयर्स है, जो मेंटेनेंस है, उस पे का जो जीएसटी है उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब किया मोटर्स वाले ने राजा को इंश्योरेंस बेचा, ठीक है, उस पे किया मोटर्स वाले को कुछ लगा ही नहीं है। किया मोटर्स को इंश्योरेंस का क्रेडिट मिलने की बात ही नहीं है, उसका आउटवर्ड सप्लाई है। क्रेडिट कब मिलता? इनवर्ड सप्लाई पे। अब क्या हुआ, जब मैंने, मेरे पास गाड़ी है किया की, किया सेल्टोस। अब जब मैंने किया सेल्टोस लिया था ना तो किया वालों ने इंश्योरेंस का खुद ने काम चालू करा था, तो किया वाले मेरे को इंश्योरेंस दे रहे हैं। बट किया वालों को लगा था भैया 1 लाख यूनिट बेचेंगे अपन, उतना उन्होंने उनका इंश्योरेंस वाला बजट बना के रखा था। बट यूनिट बिक गए 5 लाख। अब किया वालों की गड़बड़ हो गई कि भैया अगर 5 लाख लोगों की गाड़ी ठुक गई और कभी गलती से क्लेम आ गया तो अपन तो डूब जाएंगे। तो किया वालों ने क्या करा, एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इनसे री इंश्योरेंस करवाया, सब इंश्योरेंस करवाया या वॉटेवर जो करवाया है, या इन्होंने अपने बचे हुए 400 इंश्योरेंस आईसीआईसीआई से इंश्योर करवा ली गाड़ियां। तो भैया ये इनको जीएसटी पे करेंगे, हाँ, उसका आईटीसी किया वालों को मिल जाएगा। मतलब किया वालों को गाड़ी का क्रेडिट नहीं मिला पर इंश्योरेंस का मिल गया, या कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसको मिल गया, चलेगा ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, क्योंकि उनका वो बिजनेस थोड़ी है, उनको आउटवर्ड पे क्रेडिट लगेगा, मिलेगा ही नहीं सर, जीएसटी नहीं। आप समझ रहे हो बात को? अगर किया वाले राजा को बेच रहे हैं तो किया वालों को कार का क्रेडिट मिलने का संभावना ही नहीं है, उनका आउटवर्ड है, उनका सेल है, तो कार का क्रेडिट तो किया वालों को मिलेगा ही नहीं, उनका आउटवर्ड है। बट किया वाले इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे किसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से, ठीक है, या फिर गाड़ी और ठुक गई, किया में रिपेयर नहीं हो रही है, किया ने Hyundai वालों के पास भेजा, वॉट एवर इट द केस में भी, तो Hyundai वाले इनको जीएसटी लगा के देंगे, हाँ, तो किया वालों को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। मैन्युफैक्चर है उसको क्रेडिट मिल जाता है। या फिर इन सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी क्रेडिट मिल जाएगा, री इंश्योरेंस करवाया उसने उसको क्रेडिट मिल जाएगा। ये नीचे मैंने नोट देखो क्या दे रखा है, अगर आईटीसी, ये क्लियर हुई दो बातें, व्हेन सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरर, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसको जो सर्विसेज मिल रही है, कौन सी, इंश्योरेंस की, सर्विसिंग की, या रिपेयर्स की, या मेंटेनेंस की। कभी कभी मैन्युफैक्चरर हर जगह नहीं हो सकता, उसने बोल दिया भैया आपको कि भैया गाड़ी यहाँ लेके चल जाओ, ये नजदीकी शोरूम है, वहां से आप ठीक करवा लो, उसका पैसा हम दे देंगे। तो हुआ क्या, आपकी गाड़ी तो वारंटी में थी, पर मैं समझाता हूं,
ये आपने किया से गाड़ी खरीदी, ये गाड़ी आपकी वारंटी में थी, मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है, मेरी गाड़ी वारंटी में थी, मेरी गाड़ी वारंटी में थी, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ ना वहां से नजदीकी जो किया का शोरूम था वो था 150 किलोमीटर दूर। अब मैंने किया वालों को फोन करा, मैंने बोला भैया गाड़ी खराब हो गई है, उसको रिपेयर करके दो वारंटी में। तो बोले सर लेके आ जाओ। मैंने बोला गाड़ी को हाथ में तो ला नहीं सकता और टोइंग करने की फैसिलिटी नहीं है। तो वहां पे बाजू में एक सर्विस सेंटर था। किया वालों ने बोला कि XYZ ऑटोमोबाइल्स नाम से एक सर्विस सेंटर है बाजू में, आप वहां पे अपनी गाड़ी लेके चले जाओ। मैं वहां पे गाड़ी लेके गया, इस आदमी ने मेरी गाड़ी ठीक कर दी, मैं अपना खुशी खुशी घर चले गया। भाई पैसे, मैंने बोला पैसे काहे के भाई, सर्विस उसने XYZ वाले ने मेरे को नहीं दिया, उसने किया वालों को दिया, जिसके लिए किया वालों पे उसने क्या करा होगा, GST इनवॉइस रेज कराऊंगा। जैसे 10,000 की सर्विस हो गई प्लस 18%, 1,800 रुपए का GST लिया होगा उसने किया वालों से। हाँ, तो रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस मैन्युफैक्चरर ले रहा है। हाँ, तो मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा। ये मैंने आपको जीता जागता एग्जांपल दे दिया, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कब ले सकती है, जब इंश्योरेंस कंपनी ने गाड़ियों को इंश्योरेंस बांट दिए, लोगों को 5 लाख गाड़ियों को बांट दिया। इंश्योरेंस कंपनी की औकात थी 1 लाख की, तो उनने 4 लाख के और दूसरे से री इंश्योरेंस करवाया। तो भैया हो गया खत्म विषय, ठीक है ना, हो गया विषय खत्म। री इंश्योरेंस नहीं बोलते यार इसको, इसका कोई और एक वर्ड है। मतलब मैंने 500 लोग का इंश्योरेंस कर रखा है, बट मेरी कैपेसिटी 100 की है, तो मैंने क्या करा, 400 के इंश्योरेंस और खरीद लिया। मतलब अगर 400 लोग के एक्स्ट्रा के कैपेसिटी, एक्स्ट्रा जो मेरी कैपेसिटी के ऊपर का है, अगर आपका कोई क्लेम आ गया, आप 200 नंबर में आते हो, आपका क्लेम आ गया, तो मैं अपने जेब से दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी औकात कितनी है, 100 लोगों को अकोमोडेट करने की। तो भैया मैंने 400 का ले रखा है, तो आप अगर 200 नंबर के हो, आपका क्लेम आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपका क्लेम उधर से लूंगा, आपको दूंगा, सिंपल ऐसा इसको। तो ऐसी अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी और से इंश्योरेंस लेती है तो उसको भी उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बस लंबा हो गया बहुत, ठीक है। क्लब, फिटनेस सेंटर, ट्रैवल बेनिफिट्स, घूमने फिरने ले जा रहे हो, जिम में जा रहे हो, क्लब में जाने जगा रहे हो, बोले नाचो 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 नाचो, हाँ, तो इसका ये इसका आईटी से नहीं मिलता। बट हाँ, अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, लॉ बोलता है कि भैया आपको अपने लोगों के वो मोटा नहीं होने देना चाहिए, ऐसा हेल्दी रखना चाहिए, तो वो केस में लॉ बोल रखा है कि भैया आपको जिम बनाना ही पड़ेगा या आपको अपने एम्प्लॉयज को जिम में डालना ही पड़ेगा। अगर लॉ बोलता है तो वो केस में आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। जिम पे GST लगता है ना, उसका क्रेडिट की बात कर रहे हैं। खाना, फूड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल जिसपे ITC ब्लॉक्ड है, इन पे का क्रेडिट नहीं मिलता। खाना, हेल्थ और गाड़ी, इस पे का ITC नहीं मिलता। बट दो केसेस में मिलता है, दो केसेस में मिलता है। पहला, लॉ, लॉ बोले कि लाइफ इंश्योरेंस निकालना ही है तो निकालना पड़ेगा। लॉ बोले सबको स्मार्ट दिखना ही चाहिए, सारी लड़कियां सुंदर दिखे आपके ऑफिस की, तो दिखना ही पड़ेगा। लॉ बोल दिया कभी कि सबका प्लास्टिक सर्जरी करवा दो, मोदी जी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लॉ बोले, मोदी जी ने बोला कि भैया प्लास्टिक सर्जरी सबकी करवाओ, तो प्लास्टिक सर्जरी पे जो GST लगेगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। आपने कोई रेंट पे दिया मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या वेसल को, जिसपे ITC नहीं मिलता, तो उसकी जो लीजिंग सर्विसेज है, अब वो गाड़ी पे ही ITC नहीं मिलता, तो उसको लीज पे दिया है, उस पे जो GST कलेक्ट करेगा उसका भी ITC नहीं मिलेगा। क्लियर बात है। दो ही केस में ITC मिलता है, अगर लॉ बोलता है लीगल ऑब्लिगेशन है या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, या सेकंड सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हो आप। क्या लाइन ऑफ बिजनेस में हो, सेम लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर हो आप। मैं बता दो आपको कैसे। देखो यहां पे क्या बोल रखा है, यहां पे बोल रखा है लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं तो मेरे को उसका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा जिसपे GST लगेगा, तो मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैंने 5,000 लोगों का पॉलिसी बना लिया, पर अगेन मेरी औकात कितनी थी, 1,000 की थी, तो मैंने क्या कर लिया, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से 4,000 लोगों का पॉलिसी खरीद लिया।
मैंने इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी, ये और बहुत बड़ी वाली इंश्योरेंस कंपनी है, मैं छोटी सी हूं, छोटी इंश्योरेंस कंपनी। अब मैंने क्या करा, मेरे 5,000 लोग हो गए भाई, पॉलिसी दे दिया, बांट दिया, मेरे सब एजेंट लोगों ने बेच दिया। अब मैं इनको प्रीमियम पे करूंगा, बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को, हाँ। तो बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को मैं अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो उस पे ये कंपनी मेरे से जीएसटी लेंगी, हाँ। इस जीएसटी का मैं क्रेडिट बुक कर सकता हूं। नॉर्मली तो नहीं कर सकते आप, आपने अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका क्रेडिट आप बुक नहीं कर सकते, बट अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में इंश्योरेंस कंपनी किसी और से इंश्योरेंस ले रही है तो मिलेगा। इससे सिंपल एग्जांपल बताता हूं, देखो। मैंने क्या करा, अपने ऑफिस में पीसी में पार्टी थी, तो मैंने बोला भैया केटरर्स मंगवाते हैं। तो भैया हमने केटरर्स मंगवाए, केटरर्स ने हमसे कितने रुपए लिए, 1,000 रुपए पर थाली, इनटू हमने 100 बच्चों को बुलाया था, 1,00,000 रुपए का बिल हुआ। प्लस मान लो 18% जीएसटी लिया, तो 18,000 का जीएसटी लिया। अब मैंने, प्रणव चांडक ने केटरिंग वाले को 18,000 रुपए का जीएसटी पे करा। क्या ये मेरा इनवर्ट सप्लाई था, हाँ हाँ, हमने केटरिंग का सप्लाई लिया है, लिया है, लिया है, लिया है, लिया है। तो क्या मेरे को इस पे आईटी से मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट ऑन द अदर एंड क्या हुआ, जो अपना मुन्ना है, मुन्ना बोलता है सर शादी करेंगे, शादी, और शादी करेंगे धूमधाम से। बोला भाई ठीक है, कितने लोग बुलाएंगे, बोले 5,000 लोग बुलाएंगे। बोला अच्छा, बोले हाँ 5,000 लोग बुलाएंगे। तो भैया हमने शादी में बुलाए 5,000 लोग। इसके लिए हम गए रामू केटरर्स के पास, रामू केटरर्स के पास। बोला भैया दुनिया इधर की उधर हो जाए, साले खाना तो तू ही बनाएगा। वो बोलता है साहब मैं 5,000 लोग का खाना बनाने की इतनी अपनी कैपेसिटी नहीं है, मैं सिर्फ 3,000 लोगों का खाना बना सकता हूँ। मैंने बोला देख कुछ भी हो जाए गोली मार दूंगा मैं तेरे को, खाना तू ही बनाएगा। बेचारे की कैपेसिटी थी नहीं। तो फिर रामू ने क्या किया, शामू केटरर्स नाम से एक लोग थे, शामू केटरर्स से 2,000 लोगों की सर्विस लिया। तो 2,000 इसके, 3,000 इसके, मेरे को 5,000 की सर्विस दिया। अब मैं हूं प्रणव चांडक, मैंने रामू को 5,000 कैटरर्स का बिल पे करा, जिसपे मेरे को जीएसटी लगा। प्रणव चांडक को आईटी से मिलेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं हूं। रामू रामू ने 2,000 का शामू से लिया है, तो रामू ने शामू को जीएसटी पे करा 2,000 लोगों के, जो भी अमाउंट होगा उस पे। अरे शामू ने रामू को सर्विस दिया ना, तो रामू को शामू बिल देगा, शामू रामू को बिल देगा, उसमें जीएसटी चार्ज करेगा, बराबर है। अब रामू ने जो जीएसटी पे करा है शामू को, उस पे रामू आईटीसी ले पाएगा, क्योंकि रामू और शामू का जो बिजनेस है वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। जो आप ले रहे हो वही आप दे रहे हो, जो आप ले रहे हो अगर वही आप दे रहे हो तो उसमें आपको क्रेडिट मिलता 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 मिलता। सेम लाइन ऑफ बिजनेस में अगर आप ऑपरेट करते हो तो क्रेडिट मिलता। जैसे इसका एक और एग्जांपल देखो, आप इंश्योरेंस लोगों को दे रहे हो और आपने इंश्योरेंस की सर्विस लिया, आप जो इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो उस पे जो आपने जीएसटी पे कराया उसको आपको क्रेडिट मिल जाएगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज है, उस पे का क्रेडिट नहीं मिलता। जैसे मैं टैक्सी वाला हूं, मैंने आपको सर्विसेज दिया मोटर व्हीकल रेंट पे देने की, तो उसमें मैं रेंटल के साथ में प्लस जीएसटी लूंगा, हाँ। ये जीएसटी का क्रेडिट आप नहीं ले सकते। बट क्या हो गया, आप क्या थी शादी, आज मेरे यार की शादी है, आप क्या थी शादी, आपने क्या बोला सर 1,000 टैक्सी लगेंगे। मैंने बोला भाई गरीब आदमी हूं मैं, 1,000 टैक्सी है नहीं मेरे पास, 600 ही टैक्सी है। तो बोले सर आप जहां से अरेंज करना है करवाओ, 1,000 टैक्सी शादी के सामने खड़ी हो ना, नहीं आई ना, बोले आपकी तंगड़ी तोड़ देंगे। बोला क्या बात कर रहे हो, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने किसी और से टैक्सी की सर्विसेज लिया, 400 टैक्सी तू दे, उसने मेरे को बिल दिया, मैंने उसको जीएसटी दिया, ये जो जीएसटी मैंने उसको दिया उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं, क्योंकि मैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हूं। मैं क्या दे रहा हूं, टैक्सी की सर्विस, मैं क्या ले रहा हूं, टैक्सी की सर्विस। जो मैं दे रहा हूं वो मैं ले रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं वो मैं ले रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं वो मैं ले रहा हूं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, क्रेडिट मिल जाएगा। पर मैं जो आपको दे रहा हूं, आप क्या दे रहे हो किसी को, आप कुछ और दे रहे होंगे, पर जो आप ले रहे हो टैक्सी, क्या आप ये देते हो, नहीं देते हो आप, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक है। नहीं समझा तो रेगुलर क्लास लेना। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इसमें भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता,
बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर रुक जाओ एक मिनट, आप ये लिख लो पहले। जो आप ले रहे हो वही आप दे रहे हो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। जो बच्चे बेचारे मोबाइल में देखते हैं उनको तकलीफ हो जाती है, और तब तक मैं पानी भी पी लेता हूँ। चलो, डन है। अब देख क्या बोलता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रखी है उसका क्रेडिट नहीं मिलता। क्या लिखा है? अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का नो आईटीसी, प्लांट एंड मशीनरी पे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है। रात के 8:15 ये लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, नालायक कहीं के। आपको सुनाई नहीं आया होगा ना, आप चिंता मत करो, मैं ऐसे ही करता। अब हमने देखा था प्लांट एंड मशीनरी में 4 चीजें नहीं आती। टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आती। नोट, लैंड एंड बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन टावर, नॉट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे का आईटीसी मिलता, जो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। उसके अलावा जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, इनको हिला नहीं सकते। बुलेट सर टावर को हिला सकते नहीं, यहां से उठा के ले जा सकते। जाओ एक बार कोशिश करो, ठीक है, रेंज चले जाएंगी। ठीक है, तो इन पे का भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, मैंने बता रखा था आपको, पहले ही लिखवाया था। डन है बात? बताओ जल्दी से। हाँ, अगर रिपेयर के लिए ले रहे हो तो मिल जाएगा। कैपिटलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ये अंदर लिखा हुआ है, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। आईटीसी इज अलाउड इन फॉलोइंग केसेस। इट इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस है। मैं अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हूं तो क्या मेरा काम वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का है? नहीं। तो मेरे को, मैं जो उनको जीएसटी पे करूंगा उसमें मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट मेरे घर का काम करना था, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे से वादा कर दिया, पर उससे टाइम पे कंप्लीट नहीं होने वाला था। वो मेरे से बहुत डरता है, उसको पता है ये प्रणव चांडक बहुत डेंजर है, काट डालेगा, मार डालेगा, फूट डालेगा। उसने एक और आदमी को बुलाया, भाई तू भी मिलके चल, मेरे को मैं पैसे ले लेना। अब मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जो किसी और से कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लिया, तो जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है मेरे कॉन्ट्रैक्टर को जीएसटी लगाएगा। हाँ, मेरा कॉन्ट्रैक्टर उसको जो जीएसटी पे करेगा उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि जो वो ले रहा है वही वो दे रहा है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी का है तो अलाउड है। तीसरा, क्या बोलते हैं कि अगर वर्क आपने कैपिटलाइज नहीं करा है, जो वैल्यू ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है उसको आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज नहीं करा है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव आपका बिजनेस क्या है। मतलब नो कैपिटलाइजेशन नो कंस्ट्रक्शन, नो कैपिटलाइजेशन नो कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है, तो उस पर जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है। याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है, नालायक को क्वेश्चन बनाना, इसके बाद तो समझ में आ जाएगा। सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं अपने घर का खुद का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैं अपने घर का खुद का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, उस पे जो मेरे को जीएसटी लगा, या मेरी दुकान का मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ऑफिस का कर रहा हूं, उस पे रॉ मटेरियल खरीदा मैंने, हाँ, उसमें मेरे को जीएसटी लगाऊंगा, हाँ, उसका मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। ठीक है, क्यों नहीं मिलता? ITC is available when construction is not on own account or is of plant and machinery. But अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, भैया प्लांट एंड मशीनरी दिखी ना तो अच्छा काम कर रहे हो, इससे आप कुछ करने वाले हो, प्लांट एंड मशीनरी से आप कुछ प्रोडक्शन करने वाले हो, जिसको बेचोगे, जीएसटी कलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट को देंगे, तो गवर्नमेंट बोलते हैं भैया प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। समझ में आ रहा है? अगर तुमको ये पसंद आया और तुमने कमेंट नहीं करा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या मेरे को फॉलो फीडबैक नहीं दिया कि सर मजा आ रहा है, धोऊंगा पकड़ के तुमको, और इसी बहाने मेरे को पता भी चल जाएगा कि कौन बच्चा इतने लंबे लंबे सेशंस देख रहा है।
क्योंकि आजकल ये लोग को है ना आदत लग गई 40-45 मिनट में है ना पूरा चैप्टर खत्म। आईटीसी कैसे 45 मिनट में खत्म होता, घंटा नहीं होता, नहीं होता। बात खत्म है, एकदम टू द पॉइंट, सच। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन इज नॉट ऑन ओन अकाउंट, मतलब मैं खुद का कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूं। अरे जो बिल्डर है वो बिल्डर किसी और के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसका धंधा है। ठीक है। तो उसकी जो आउटवर्ड सर्विस है उसमें भी जीएसटी लगने वाला है, वो जीएसटी कलेक्ट करने वाला है। तो बिल्डर ने जो ईंटें सीमेंट लोहा लगे वगैरह लाया है उस पे उसको आईटीसी मिलेगा। अगर खुद के अकाउंट पे नहीं रहा, मतलब खुद के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, किसी और का कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। कंपोजिशन वालों को नहीं मिलता। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, ये वो लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पे धंधा करते हैं। तो जो उन्होंने इंडिया में गुड्स खरीदे हैं उसका क्रेडिट उनको नहीं मिलता, उसका क्रेडिट उनको नहीं मिलता। उनको क्रेडिट सिर्फ एक चीज का मिलता है, वो है जो गुड्स वो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपने देश से गुड्स यहाँ पे लेके आएंगे। तो जो गुड्स इंपोर्ट करेंगे उस पे लगेगा उनको आईजीएसटी प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी। हाँ जी। तो आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी का नहीं मिलेगा ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। अगर सर ये सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता, सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलता। आईटीसी ऑन गुड्स इंपोर्टेड इज अलाउड बट आईटीसी ऑन सर्विस इंपोर्टेड इज ब्लॉक्ड। डन बात है। एनआरडीपी को जो गुड्स इंपोर्ट करता है उसमें जो आईजीएसटी लगता है उसका क्रेडिट मिलता है, बीसीडी का तो बचपन से ही नहीं मिलता, क्योंकि बीसीडी इनपुट टैक्स में आता ही नहीं है। अपन ने लिखा था इनपुट टैक्स में बीसीडी नहीं आएगा, पर्सनल पर्पस के लिए आपने गुड्स यूज करे क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 74, 129, 130, ये तीन सेक्शंस है जिसमें आपको शो कॉज नोटिस आती है। 74 में आती है फ्रॉड के लिए शो कॉज नोटिस, 129 में आती है जो गुड्स आपके डिटेन कर दिए गए इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी नोटिस आती है, और 130 में आती है कि जो गुड्स या कॉन्वियंस है जिसको कॉन्फिस्केट कर दिया उसके लिए आपको नोटिस आती है। 74, 129, 130, ये तीन सेक्शंस के तहत अगर कोई नोटिस आई और उस नोटिस के वजह से आपने कोई टैक्स पे करा तो भैया इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। बट सेक्शन 73 में जो नोटिस आती है वो अदर देन फ्रॉड होती है और उसका क्रेडिट आपको मिलता है। इन सारे सेक्शंस को अपन और अच्छे से देखेंगे फाइनल के अंदर। तेरा एक और आ गया है CSR, लिख लेना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। हाँ, 12 क्या बोलता है, गुड्स चोरी हो गए, गुम गए, डिस्ट्रॉय हो गए, राइट ऑफ कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए, किसी को गिफ्ट दिया, सैंपल दिया। भैया जो गुड्स चोरी हो गए इसको बेचोगे क्या? नहीं। उस पर जीएसटी कलेक्ट करने वाले नहीं हो। हाँ। तो गुड्स पे जो आपने जीएसटी पे करा है उसका क्रेडिट भूल जाओ। बा मालिक मालिक मैंने ऐसी 1 लाख बॉटलें लाई थी, उसमें मैंने जीएसटी भरा था, उसका क्रेडिट दो। और ये बॉटलें का है, मैंने नॉन जीएसटी में बेच दिया, किसी को नॉन जीएसटी में बेच दिया, और ये बोल रहा हूँ कि भैया ये जो गुड्स है ना, बॉटलें है ना, डिस्ट्रॉय हो गई, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो बोले तेरा जो आउटवर्ड सप्लाई है ये कर नहीं पाएगा ना तू? नहीं, आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर पाएगा तो हमको, मतलब लोगों से जीएसटी नहीं कलेक्ट करेगा? नहीं। हमको जीएसटी नहीं देगा? नहीं। तो भैया ये बॉटलों पे जो तेरे को जीएसटी तूने भरे हुआ है ना उसका क्रेडिट नहीं देते, समझे क्या? अरे भाई जो बॉटलें आप बोल रहे हो गुम गई, गुम गई मतलब इसको आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको सप्लाई नहीं कर पाओगे तो जो आदमी है जिसको बेचोगे उससे जीएसटी नहीं कलेक्ट करोगे? नहीं। तो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलेगा? नहीं। गवर्नमेंट बोलती इसका क्रेडिट भी नहीं देते, जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले। गिफ्ट में दिया आपने, फ्री में दिया मैंने आपको, मैंने आपको मैंने 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 क्या करा, मैंने लेक्चर लेक्चर लिया, आपको फ्री में दिया, लेक्चर मैं फ्री में बांटने लग गया हूं। मैं बोला भैया फ्री में दे रहा हूँ, गिफ्ट है। और ये लेक्चर देने के लिए जो इनपुट इनपुट सर्विसेज लग रही है इनका क्रेडिट मांग रहा हूँ। बोले भाग यहाँ से, नहीं देंगे। क्यों? ये पेन लाया मैंने, इस पे जीएसटी लगा है, पार्कर का पेन है, मैं लोगों को फ्री में बांट रहा हूँ। गवर्नमेंट को क्या लगा, मैं ये पेन को एक तो यूज करूंगा या फिर इसको आगे बेचूंगा, लोगों से जीएसटी कलेक्ट करूंगा, वो गवर्नमेंट को दूंगा। इसलिए इसी पर्पस के लिए, यही चीज को ध्यान में रखते हुए, इस पेन पे जो जीएसटी लगा था उसका मेरे को गवर्नमेंट क्रेडिट दे रही थी। ये मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूं। बट मैंने गवर्नमेंट के सारे के सारे जो इच्छा थी उन पे पानी फेर दिया। क्या करके? ये इनको फ्री में देके। खत्म। फ्री में दिया ना, ओके डन।
आईटीसी भूल जाओ। बट हाँ, अगर फ्री में दिया है और सेक्शन 71C के तहत वो सप्लाई होता है, फ्री में आपने सैंपल दिए और सेक्शन 71C के अंदर वो सप्लाई होते हैं, तो उस पे जीएसटी लगेगा। हाँ, और अगर उस पे जीएसटी लग रहा है, सप्लाई है, जीएसटी लग रहा है, गवर्नमेंट को आप जीएसटी देने वाले हो, तो उसका क्रेडिट तो खुले दिल से ले लो भैया। ठीक है। लास्ट वाला एक नया पॉइंट आया, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग क्या करते हैं, सीएसआर के तहत बहुत सारी चीजें बांटते हैं, ठीक है, फ्री में देते हैं। मैंने आपको बचपन में इनकम टैक्स में भी बताया है सेक्शन 37 में कि सीएसआर के तहत जो खर्चा आप करते हो उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसका ना इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता, ना यहाँ पे मिलेगा। जैसे मेरे को अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा 2% सीएसआर करना पड़ता है, तो मैंने गुड्स खरीदे और ये लोगों में फ्री में बांटने लग गया ये पेन। अब ये पेन जब मैंने खरीदा तो मेरे को इस पे जीएसटी लगाऊंगा, हाँ, तो मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ। गवर्नमेंट क्या बोलती, भैया ये जो तू पेन फ्री में बांट रहा है ना, ये तेरे सीएसआर में जा रहा है, ये तेरा बिजनेस नहीं है, पहली बात। और दूसरा, जब तू इनको फ्री में ही बांट रहा है तो लोगों से पैसे ले रहा है क्या? नहीं। तो हमको जीएसटी देगा क्या? नहीं। तो फिर हमने तेरे को क्यों इस पे का क्रेडिट देना? क्यों क्रेडिट देना बता? नहीं देंगे क्रेडिट। समझा? यहां तक सेक्शन 17(5) खत्म हो जाता है। अब ये सेल्स प्रमोशन स्कीम में आते हैं। आपने बीच में करा रहने को, आपने आईटीसी इन केस ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम, आपने फ्री सैंपल या गिफ्ट्स बांटे, फ्री में बांटे, बराबर है। अब फ्री में बांटे मतलब लोगों से आप जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे। आप लोगों से जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं दोगे, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, ये जो फ्री सैंपल्स या गिफ्ट आपने बांटे हैं, जैसे मैंने ये पेन बांटे थे, कितना काम पड़ रहा है पेन का, ये पेन मैंने बांटे, ठीक है, इसमें मेरे को जो जीएसटी लग के आया है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और मैंने अगर ऑलरेडी बुक कर लिया होगा तो रिवर्स कर बेटा, रिवर्स कर, ठीक है। उसके बाद एक और आता है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, एक लो एक पे एक फ्री। तो जैसे ये दोनों सेम टाइप की चीज है, चलो ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, बाय वन गेट वन फ्री, तो हमने बोला बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके पूरे पैसे लिए और जो दूसरा वाला ये फ्री में दिया? नहीं, ये ऐसा दिखाने के लिए बोलते हैं। एक्चुअल में अगर आप वैन यूसेन में जाओगे ना, तो आपको बोलते हैं आप 3000 की शर्ट लो, आपको 3000 की शर्ट फ्री में मिलेगी। तो 3000 की शर्ट तो आपने सेल किया है, इस पे का आईटीसी मिलना चाहिए। और ये 3000 की शर्ट है ये आपने फ्री में दी है, तो इस पे का आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। अरे नॉनसेंस है, ऐसा नहीं होता है। आपको बोलते हैं ये जो आपने 2 शर्ट दिए ना, ये बोलने के लिए एक फ्री में दिया है, बट वो जो एक का प्राइस है, ये जो 3000 का प्राइस है ना, इसके अंदर आपने दोनों का प्राइस ले लिया है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि भैया आपने 1000 रुपए की लाई थी एक शर्ट, दूसरी शर्ट 1000 की लाई थी, तो माना ये जाएगा कि दोनों मिला के आपने 3000 में बेची है, और आपको ये 1000 पे जो जीएसटी पे करा होगा, 1000 पे जो जीएसटी पे करा होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कंपोजिट सप्लाई है, जीएसटी लगता है और आईटीसी भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर डिस्काउंट। बाय मोर सेव मोर डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर डिस्काउंट क्या होता है? अगर आपने एक लिया तो 10% ऑफ, 2 लिया तो 20% ऑफ, 3 लिया तो 30% ऑफ, 5 लिए शर्ट तो 50% ऑफ, ठीक है। अब मैंने 5 शर्ट लिए, 1000 रुपए के 5 शर्ट लिए, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या ये डिस्काउंट 5000 का हुआ माइनस 50% ऑफ 2500 रुपए आया ना? 2500 रुपए, तो मतलब गवर्नमेंट को तो सिर्फ 2500 रुपए पे मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट पहले पता था, अरे पहले से ही बोले पर रहता, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती है कि आपने 5 लिए तो 50% ऑफ मिलेगा। तो डिस्काउंट वाज नोन एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई, कंडीशंस रिलेटिंग टू द डिस्काउंट वेयर नोन, ठीक है। तो भैया आपको पता था, तो आपको जीएसटी लगेगा सिर्फ 2500 रुपए पे, तो आपको जो आईटीसी है वो भी सिर्फ 2500 के अमाउंट का मिलेगा। बचा हुआ 2500 का जो आईटीसी आपने ले रखा है ना, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, समझा। और नेक्स्ट सेकेंडरी डिस्काउंट, ये कौन से होते हैं?
अपना एग्जांपल, पार्ले जी का बिस्कुट नहीं बिक रहा, 4 में ले लो, 4 नहीं 3 में ले लो, 3 नहीं 2 में ले लो भैया, 50% ऑफ ले लो। तो ये डिस्काउंट वो होते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट, जो पता नहीं होते हैं, जो एट द टाइम पता नहीं होते, बाद में जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन खराब हो रही है ना, सप्लायर और डिस्काउंट दिए जा रहा है। तो जब सेल हुआ था, जब सप्लाई हुआ था, तब ये डिस्काउंट की कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जीएसटी जो है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में, सॉरी, डिस्काउंट जो है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड नहीं होता है, मतलब पूरे के पूरे वैल्यू पे जीएसटी लगता है। सेकेंडरी डिस्काउंट्स माइनस नहीं होते हैं पूरे के पूरे अमाउंट पे। जैसे मान लो 5,000 की चीज है, हमने पहले 5,000 में बेची, बाद में हम जो हमारे सप्लायर है वो बोल रहे सर बिक नहीं रहा है, मैंने बोला चल ठीक है 4 में बेच, 1,000 का डिस्काउंट ले ले, फिर भी नहीं बिक रहा है, चल 3 में ले ले, चल 2 में ले ले, 2,000 में ले ले। तो ये 3,000 का मैंने जो डिस्काउंट दिया, क्या ये कंडीशन एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता थी? नहीं पता थी। तो भैया अपना जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 5,000 पे, मतलब जीएसटी पूरे पे भर रहा है आगे वाला। काय को उसको आईटीसी रिवर्स करने बोलेंगे, भैया ले ले आईटीसी पूरा ले ले, चल ऐश कर बच्चा आईटीसी ले ले। समझी बात? समझी क्या बात? ठीक है, इसको रहने देते, ठीक है। चलिए, अब बचा है अपना सेक्शन 18, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 18 बचा है। सेक्शन 18 और बचा हुआ चैप्टर, बचा हुआ आईटीसी का पॉइंट अपन अगले इसमें खत्म कर लेंगे, ठीक है। अगले इसमें अपन खत्म कर लेंगे। ये सेशन को अभी यही रोकता हूँ, 1 घंटा 45 मिनट हो चुका है, मतलब मेरे को भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ। अब दूसरे सेशन में मैं डाल दूंगा, दूसरा सेशन ऑब्वियसली छोटा रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, प्लीज मेक श्योर आप इसको अपने दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मेक श्योर यू लव मी, बाय बाय।